वर्क एंड एनर्जी। पहले मैं ये इन दोनों को संबंधित करने की बात करता हूं कि वर्क का एनर्जी से क्या संबंध है, क्यों ऐसे एक साथ ये डिफाइन करते हैं। न्यूटन्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि किसी बॉडी की अवस्था परिवर्तन के लिए, स्टेट को बदलने के लिए उस पर फोर्स रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल। अब देखें, जब अवस्था परिवर्तन होता है तो एक अवस्था बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है। हालांकि दो तरीके के अवस्था परिवर्तन की बात होती है, एक तो बॉडी का मोशन का दिशा बदलना है ना, और एक होता है वेलोसिटी की वैल्यू का बदलना। हम जरा ध्यान दें वेलोसिटी की वैल्यू के बदलने पे, क्योंकि वेलोसिटी का संबंध काइनेटिक एनर्जी से है। एनर्जी लाना है ना, तो क्या हुआ कि जब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या स्पीड बोल दें, ठीक है स्पीड बोल देते हैं, स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा था, ठीक। लेकिन जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो स्पीड बदली, या तो बॉडी एक्सेलेरेट हुई या रिटार्ड हुई, ठीक। अब जब एक्सेलेरेट या रिटार्ड हुई, अवस्था परिवर्तन हुआ, तो एक घटना साथ साथ और घटी। स्पीड बदलने का मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव है कि नहीं। आप देखो, अगर मान लें उसे सपोर्ट करने वाला फोर्स मिल जाए, एक्सेलेरेटिंग फोर्स मिल जाए, तो स्पीड बढ़ गई, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और अगर मान लें अपोज करने वाला फोर्स मिल जाए तो स्पीड घट गई, काइनेटिक एनर्जी घट गई। जैसे मान लें यहाँ पे एक ट्रॉली है, एग्जाम्पल जरा विजुलाइज करें, और यहाँ पे ऐसे रखी हुई है। मैं क्या करता हूँ, उसे उस ट्रॉली को खींचना शुरू करता हूँ। तो मैं जब उसे खींचूंगा तो मैं एक सपोर्ट करने वाला फोर्स लगाया, उसे मैंने लगाया। अब वो ट्रॉली की स्पीड बढ़नी शुरू हुई, चली, पहले तो स्पीड बदली, बढ़ी, और फिर और बढ़ती चली गई। जब तक फोर्स लगाएंगे बढ़ती जाएगी स्पीड। तो आप देखो उसको एनर्जी नहीं मिल रही है ना, एक एनर्जी उसे मिल रही है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है उसकी। उसी समय आप देखो, एक तो अवस्था परिवर्तन की बात हो गई, मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं। तो फोर्स लगाने से उसकी अवस्था बदली, और साथ ही साथ एक घटना और घटी, उसकी स्पीड बदलने से उसमें काइनेटिक एनर्जी आने लगी एक्स्ट्रा। ये एनर्जी आ कहां से रही है, कौन दे रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि मैं अगर खींच रहा हूं तो उसे एनर्जी दे रहा हूं। तो ये बताएं कि अगर मैं उसे एनर्जी दे रहा हूं तो मैं वर्क नहीं कर रहा हूं। वर्क करना क्या कहते हैं, वर्क करने के बाद थकान महसूस होगी ना, वर्क होगा तो थकान महसूस होगी। तो वो थकान कैसे होती है, एनर्जी जा रही है हमारी। तो मैं अगर उसे एफर्ट कर रहा हूं तो मैं अपनी जो भी एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, मैं उसे दे रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, है ना। तो उस समय वर्क मैं कर रहा हूं तो एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही है स्पष्ट रूप से दिख रही है, वो कैसे, उसकी स्पीड में बदलाव। और वर्क कर रहा हूं तो वर्क करने के लिए तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा भाई। तो फोर्स लगाएंगे तभी तो वर्क, बिना फोर्स के वर्क होगा क्या, बताओ, नहीं होगा। बिना फोर्स के परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब है कि वर्क जो है वो फोर्स से संबंधित हो गया, और फोर्स से होते हैं परिवर्तन। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब जब परिवर्तन होंगे, चेंजेस होंगे, तब तब वर्क होगा और तब तब एनर्जी में बदलाव होगा। तो आपको नहीं लगता है कि वो चैप्टर जो पढ़ा था न्यूटन्स लॉ का, वो इससे वर्क से संबंधित है, वर्क एनर्जी से, सब आपस में रिलेटेड है। अब करना क्या है हमें इस चैप्टर में, बेसिकली वही जो अवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे थे, उसी को दूसरे नजरिए से देखना है। जब कभी अवस्था परिवर्तित होती है तो वर्क जरूर होता है और एनर्जी में बदलाव जरूर होता है। अब जैसे मान लें इसका उल्टा करें, मैंने इस ट्रॉली को खींचना शुरू किया, मैंने वर्क किया, इस पे एनर्जी देना शुरू किया। एक काम और कर सकते थे, देखें कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना लगे रहते उस पे, रफ सरफेस है, मैंने उस ट्रॉली को क्या किया, पुश करके एक काइनेटिक एनर्जी दे दी और हट गया। मान लो उसे पुश कर दिया और हट गया, फिर हमेशा नहीं लगा हूं। अब क्या होगा, जैसे धक्का देके ऐसे छोड़ दो बॉडी को, उस ट्रॉली को, अब क्या होगा, वो भागना शुरू कर देगी। एनर्जी एक हमने दे दी, लेकिन अब हट गया, मैं लगातार नहीं लगा हूं। अब क्या होगा बताएं। आप प्रैक्टिकली जानते हो कि कुछ समय के बाद वहां आगे जाके उसे रुक जाना है। तो रुक गई तो एनर्जी गई कहां, फिर अवस्था बदली, अवस्था बदली है कि नहीं, अवस्था बदली है, एनर्जी खत्म हो गई है उसकी, है ना। अवस्था बदलने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, कौन है रिस्पॉन्सिबल, अब आप खूब जानते हो आप कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, एज अ रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है, रिटार्डेशन देके उसने रोका, और साथ साथ एक परिवर्तन और हो रहा है, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। इसका मतलब फिर वही बात होगी कि अवस्था परिवर्तन हुआ, रिटार्डेशन हुआ, फोर्स आया, फ्रिक्शन फोर्स, उसने अपोज किया, रिटार्डेशन क्रिएट किया, और उसी दौरान उसने एक निगेटिव वर्क कर दिया।
एक वर्क ऐसा किया जिससे एनर्जी घट गई बढ़ने के बजाय। आप अगर ध्यान हो, हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में, जब डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा रहा था मैंने एग्जांपल दिया था पॉजिटिव वर्क का और निगेटिव वर्क का। फोर्स आता है तो वर्क करेगा, फोर्स ही वर्क करवाएगा। तो जब जब वर्क होगा अवस्था परिवर्तित होगी। अवस्था परिवर्तन के दो तरीके, या तो स्पीड बढ़े या स्पीड घटे। वर्क होगा जरूर। अगर स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है वर्क पॉजिटिव हो रहा है। और अगर स्पीड घट रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो फिर वर्क हो रहा है कैसा, निगेटिव। यही तो था। तो देखो कैसे कोरिलेट हो गया, नहीं? तो वो अवस्था परिवर्तन या वर्क या एनर्जी में बदलाव। इसलिए कहा जाता है कि कहीं कोई भी परिवर्तन या चेंजेस हो रहे होंगे मैटर पे, जब भी किसी मैटर की अवस्था स्टेट बदल रही होगी तो उसमें ये तीन हैपनिंग आप जरूर देखोगे। क्या? फोर्स का होना, वर्क का होना और एनर्जी में चेंजेस। कोई भी केस आप उठा लो। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच दो ऐसे, आपने वर्क किया, ठीक है, आप उसे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो वापस आएगा अपने मीन पोजीशन पे। एक प्रोसेस शुरू हो गया, मीन पोजीशन पे वापस कौन ला रहा है उसे? फोर्स। कौन सा फोर्स? मैं तो हट गया। अंदर इलास्टिक फोर्स जो स्प्रिंग का होता है, इलास्टिक फोर्स बोलते हैं, वो उसे वापस ला रहा है। उसी दौरान एक घटना घट रही है। क्या? जब स्प्रिंग को खींचा गया था तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी दे दी गई थी, है ना? वो एनर्जी थी, अब इसे छोड़ दिया, प्रोसेस हुआ, वापस लौट रही है स्प्रिंग। क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है उसका, और साथ साथ उसकी एनर्जी पोटेंशियल घट रही है और कन्वर्ट हो रही है किसमें? काइनेटिक में। ठीक है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, फोर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर है। हम नहीं है तो इंटरनल फोर्स। अब देखो ये बॉडी यहां पे मौजूद है, ऐसे कुछ कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। फर्स्ट लॉ, अगर मैं इसे छोड़ दूं, ठीक, छोड़ूंगा नहीं, महंगा है ये। अगर मैं इसे छोड़ दूं यहाँ पे तो क्या हैपनिंग होगी? ये मत कहिएगा टूट जाएगा सर, ये कहिए कि ये जब गिरना शुरू होगा तो अवस्था परिवर्तन शुरू हो गया, इसका स्टेट बदलना शुरू हो गया। क्या? कि यहाँ पे पोटेंशियल है और वो जैसे से नीचे। अब देखो पहले स्पीड 0 थी, फिर क्या वो स्पीड बढ़ने लगी, बढ़ती चली जाएगी, एक्सीलरेट होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो अवस्था बदल रहा है उसका, है ना? वेलोसिटी बदल रही है उसकी, वेलोसिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? कौन फोर्स इन्वॉल्व है? ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। कोई ना कोई फोर्स होगा तभी तो। अगर मान ले ग्रेविटी फ्री स्पेस हो तो आप इसे छोड़ दो, यहीं पे रहेगा, बिना फोर्स के हो ही नहीं सकता। कहीं भी कोई भी परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो मतलब समझ ले कि वहां फोर्स है, आपको दिखे या ना दिखे, विजिबल या इनविजिबल, फोर्स है वहां। तो अवस्था परिवर्तन है और वर्क हो रहा है, उसी फोर्स से एनर्जी बदल रही है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अब जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे ना पहले, तो उसमें सिर्फ फोर्स और अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, मतलब एक्सीलरेशन या वेलोसिटी से हम लोग केस को देख रहे थे। अब उसी को हम दूसरे नजरिए से देखेंगे। क्या? अब हम उसी प्रोसेस को वर्क एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे। बड़ा फायदा होने वाला है। वर्क एनर्जी थ्योरम एक आती है आगे चल के, वर्क को एनर्जी से रिलेट करने वाली एक थ्योरम, जो बेसिकली न्यूटन्स लॉ से ही संबंधित है, उसी से बनी है। वो थ्योरम बड़ी यूजफुल होती है किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से करवाने के लिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जब बड़ी आसानी सॉल्व होते हैं, इसमें आप देखेंगे जब वर्क एनर्जी थ्योरम आएगी तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कौन से आर्टिकल से इसे सॉल्व करें, बड़ा उलझा हुआ लगता है, कई चीजें उसमें इन्वॉल्व हो गई, कई प्रोसेस इन्वॉल्व हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जानते हैं कि वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीका है आपके पास, एक वे होता है, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे बिना समझे उस केस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो अगर वो थ्योरम आ गई ना तो बहुत लोगों को यूजफुल होगा वो। क्यों? क्योंकि समझना आप चाहते नहीं हो, बड़ी खुशी होती है कि वो क्वेश्चन जो है बिना समझे बुझे सॉल्व हो जाए। नहीं तो वो जो फॉर्मूला आएगा बहुत सबसे समझदार लोगों के लिए फॉर्मूला आएगा, बहुत यूजफुल फॉर्मूला होगा, तो उसे यूज करना सिखाएंगे, बड़ा बेहतर होगा, यूजफुल। और ये भी मैं बता दूं आपको, वर्क एनर्जी का संबंध सिर्फ मैकेनिक्स में नहीं, फिजिक्स में हर उस जगह जहां पे अवस्था बदल रही है वर्क एनर्जी है। अभी हम लोग मैकेनिक्स पे काम कर रहे हैं, आगे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मैग्नेटिज्म आएगी, एसएचएम आएगा, है ना, हाइड्रोडायनेमिक्स आएगा, है ना, सरफेस टेंशन के चैप्टर आएंगे, है ना, चैप्टर आएगा, उसमें पार्टिकल्स होंगे। तो वो हर जगह जहां भी कोई प्रोसेस हो रहा होगा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये थ्योरम इन्वॉल्व हो जाएगी और वो केसेस को आसानी सॉल्व कर देगी। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप कोई बुक उठाओ,
कोई गाइड उठाओ या कोई टेक्स्ट बुक उठाओ, तो उसमें एक खास बात आपको दिखेगी। वर्क एनर्जी के चैप्टर में आपको हर जगह क्वेश्चंस मिलेंगे। वो ये नहीं है कि मैकेनिक्स के बाद आ रहा है, न्यूटन्स लॉ के बाद आ रहा है वर्क एनर्जी, तो सिर्फ मैकेनिक्स के ही क्वेश्चंस डालें। आप देखोगे, उठा के देखना, उसमें आपको एसएचएम के भी मिल जाएंगे, आपको हाइड्रोडायनामिक्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस संबंधित क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें कहते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर आर्टिकल इन्वॉल्व होता है। कहीं का भी कोई आर्टिकल हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता है। आपको एक थ्योरम है, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं और रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है आपको। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी जैसे अभी इसी चैप्टर में हम सारे क्वेश्चंस डाल दें आगे के, तो आपको दिक्कत नहीं है बाकी कॉन्सेप्ट। तो हम अभी जो हमारे जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें सिर्फ मैकेनिक्स से ही संबंधित क्वेश्चंस होंगे। बाकी अपने आप जब इसे सीख लोगे आप, तो आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो हर चैप्टर में हम लोग इसका हर टॉपिक में, हर आर्टिकल में हम लोग इस्तेमाल कर लिया करेंगे। जहां रिक्वायर्ड हुआ वहां तुरंत इस्तेमाल कर लिया, तो जब आएंगे आगे तो हम यूज करते रहेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलते हैं जरा इसको देखते हुए। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखें कि चूंकि वर्क की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग किसी फोर्स से किया गया वर्क सीखें कि कैसे, जो हम लोग जानते भी हैं, है ना, कैसे वर्क होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है। और उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस होते हैं। देखें, एक चीज और बता दें, जब बात आगे बढ़ेगी तो किसी भी प्रोसेस में एक नहीं कई प्रकार के फोर्स एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लें मैं यहां चल रहा हूं ऐसे, अब ये प्रोसेस हुआ, अब प्रोसेस हुआ, इसमें कई फोर्स इन्वॉल्व है। बताओ कौन कौन से हैं, अभी आप बताओ। एक mg है मेरे ऊपर, और एक r फोर्स है ग्राउंड से जो लग रहा है मेरे ऊपर, और एक फ्रिक्शन। 3 फोर्स इन्वॉल्व हो गए ना तुरंत इस प्रोसेस में। अब 3 फोर्स इन्वॉल्व हो गए, तो अब बात ये आती है कि जब ये मैं चल रहा हूँगा तो मेरी अवस्था बदली, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या फिर रुका तो घटी। अब उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या रुकी, इसके पीछे किसका हाथ होगा? इन फोर्सेस का। तो ये फोर्सेस जो इससे संबंधित हो जाएंगे। अब जो फोर्स होगा वो फोर्स का हाथ होने का मतलब है कि उन फोर्स का वर्क होगा। और उसमें क्या होता है कि कुछ फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क कर रहे होंगे, कुछ फोर्स निगेटिव वर्क कर रहे होंगे, कुछ फोर्स वर्क ही नहीं कर रहे होंगे। हम सबका वर्क निकाल के जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली वही एनर्जी कहां से मिलेगी? हमें मिलेगी। अब हमारी स्पीड बढ़ रही है घट रही है, वो एनर्जी बढ़ाया या घटाया, इसमें तो सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो इसको तुरंत रिलेट कर लेंगे। तो कहीं का भी कोई केस होगा, उसमें जितने भी फोर्सेस हैं उनकी अपनी स्टाइल होती है वर्क करने की। ये भी हम बता दें, हर फोर्स की एक जैसी स्टाइल नहीं होती वर्क करने की, क्योंकि तरीका लगने का अलग अलग होता है। अब जैसा मान लें mg फोर्स होता है, वैसा r फोर्स थोड़ी हो सकता है, t फोर्स वैसा थोड़ी हो सकता है, डिफरेंट होगा। ऐसी स्प्रिंग में आने वाला फोर्स अलग है, और सबसे स्मार्ट फोर्स तो फ्रिक्शन है, उसका तो अपना ही तरीका है, वो किसी की नहीं सुनता है, वो अपनी सुनता है बस। तो फ्रिक्शन फोर्स की अपनी स्टाइल है, उसका अपना वर्क करने का। उसमें भी 2 तरीके के, स्टैटिक और काइनेटिक। हमें क्या करना होगा कि आगे के प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हर फोर्स की स्टाइल सीखनी पड़ेगी कि वो कैसे वर्क करता है। अगर हम हर इंडिविजुअल फोर्स, जो जाने पहचाने वाले फोर्स हैं, उनके अगर हम इंडिविजुअली उसका तरीका पढ़ लेंगे ना फोर्स, तो क्या होगा कि जब भी वो फोर्स इन्वॉल्व होंगे किसी प्रोसेस में, हम इमीडिएट सॉल्व कर लेंगे। हमें यही करना होगा, उनका वर्क निकालना होगा। तो पहले से हमें अवेयरनेस होगी तो हमें वर्क निकालने में दिक्कत नहीं होगी। बस यही तरीका है आगे केसेस को सॉल्व करने का। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम वर्क ही सिखाने जा रहे हैं, हर इंडिविजुअल फोर्स से किया गया। लेकिन पहले इन जनरल एक बात रिकॉल करें आप कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो फोर्स कैसा होता है। वर्क डन बाय फोर्स। देखें, एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स लगाया गया और वो इस दिशा में चल दी, डी डायरेक्शन में। अब एंगल कितना है इनके बीच का? 0। अगर आप डॉट प्रोडक्ट से वर्क निकालोगे तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा? 0। ये आप पढ़ चुके हो ये सब, है ना, वेक्टर में। अब कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये कॉस 0 1 होता है, तो ये एफ इंटू डी, और पॉजिटिव का मतलब है कि अब ये वर्क का साइन है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। अब अगर ये पॉजिटिव वर्क हुआ तो इसका मतलब क्या आया? पॉजिटिव वर्क शोज दैट द एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम बाय द फोर्स।
जब पॉजिटिव वर्क होता है तो सिस्टम को एनर्जी दी जाती है। जैसे रिकॉल करें वो वाला केस, जो ट्रॉली को मैं खींच रहा था, तो जब मैं उसे खींच रहा था तो डिस्प्लेसमेंट इसी दिशा में हो रहा था, तो इसका मतलब है मेरा वर्क पॉजिटिव था, तभी तो ट्रॉली की क्या हुई, स्पीड बढ़ गई, है ना, क्योंकि उसको एनर्जी दी गई, तो एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अच्छा। वहीं पे अगर मान लें इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लग रहा हो, तो मैथमेटिकली थीटा 180 हुआ तो कितना आ जाएगा ये, अब यहां कॉस 180 हो गया, तो कॉस 180 -1 होता है, तो ये निगेटिव वर्क आ गया, कैलकुलेट होके। अब निगेटिव वर्क क्या शो कर रहा है, निगेटिव वर्क शोज दैट एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम बाय द फोर्स। अब एनर्जी को सिस्टम से निकाला जा रहा है। अरे यार वो आप देखो ट्रॉली को वाला केस देखो जिसमें मैं हट गया था, ट्रॉली को मैंने पुश किया, छोड़ दिया एनर्जी देके, मैं हट गया। अब आगे ट्रॉली को रोका किसने, फ्रिक्शन ने। तो कैसे लग रहा था, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट, तभी तो वो निगेटिव वर्क कर गया। और निगेटिव वर्क का मतलब जानते क्या, उसने वहां से एनर्जी निकाली, मैकेनिकल एनर्जी कहां भेज दी, रेडिएट कर दी, हीट में कन्वर्ट हो गया। और असल में काइनेटिक एनर्जी अगर होती है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की एनर्जी तो रगड़ से पैदा हो, तो रगड़ होता है, तो रगड़ से जो हीट डेवलप होती है ना, तो कहां जाएगी, वो तो लॉस तो हो ही जाएगा उसका। तो एनर्जी वहां से निकली और एटमॉस्फेयर में निकल गई, रेडिएट हो गई। ठीक, तो वो निगेटिव वर्क कहलाया। और इसके अलावा आप देखो, अगर मान लें इसी बॉडी पे फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स। अब आप ये बताओ कि मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो थीटा 90 होने से वर्क क्या आएगा, cos 90 जीरो होता है, तो वर्क जीरो आ गया। क्यों जीरो है बताएं। देखें ये अवस्था बदलेगा, ये फोर्स अवस्था बदलेगा, लेकिन इसकी अवस्था बदलने में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड नहीं बदलेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्या करता है, दिशा बदलता है। तो ये डायरेक्शन बदलने का काम कर रहा है। और डायरेक्शन बदलने वाला जो फोर्स होता है, अगर वो नॉर्मल लगा हुआ है हमेशा, तो डायरेक्शन बदलेगा, वो कभी भी स्पीड को प्रभावित नहीं करता। तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी रहेगी, वही काइनेटिक एनर्जी बनी रहेगी, यानी कि उसमें एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, न दिया गया न निकाले। कोई एग्जांपल बताओगे आप? हाँ, गुड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें स्पीड नहीं बदलती है, लेकिन फोर्स तो होता है। कौन सा फोर्स? सेंटीपीटल नॉर्मल, जो सिर्फ उसकी दिशा को बदलता रहता है। तो ऐसा फोर्स जो नॉर्मल लगता है ना, वो कभी वर्क नहीं करता। जानते हैं आगे एक प्रकार का फोर्स आएगा जो हमेशा ऐसा ही होता है, और वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा ही होता है। वो फोर्स हमेशा मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी एनर्जी दे नहीं सकता, सिस्टम को ना निकाल सकता है, वो वर्क नहीं कर पाता। ऐसा फोर्स वर्क नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ दिशाओं को बदलने के लिए काम में आता है। तो वही है ये फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन वर्क, ठीक। ये तीनों का कंपैरिजन देखें, ये है। एक सीबीएसई का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ, देखें। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of 5 न्यूटन फोर्स। एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है एक बॉडी पे, जिसके इन्फ्लुएंस में ये 10 मीटर आगे चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे। तो ये फोर्स दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, कह रहे हैं अगर वर्क डन 25 जूल हो, तो देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, है ना, कि वो वर्क दिया हुआ है, फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, एंगल पूछ रहे हैं। तो आप सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसीलिए एक आदत बनाए, ये सिर्फ एफ डी मत लिखा करें, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इसलिए कॉस थीटा भी लिखना जरूरी है, एंगल दोनों के बीच का। तो वर्क 25 दिया है, फोर्स इज 5 न्यूटन एंड द डिस्टेंस इज डी। ये थीटा यहां से फाइंड कर लेना। तो ये 50 हो गया, ये 25 1/2 आ जाएगा कॉस थीटा, और 1/2 के करस्पॉन्डिंग थीटा इज 60 डिग्री। वर्क डन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। अब देखें ये बड़ी यूजफुल बात आ रही है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि हम लोग चलें
पहले तो ये सीख लें कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है, जीरो क्या होता है। अब हर इंडिविजुअल फोर्स जो वर्क करने वाला है, जो मैकेनिक्स में आगे इन्वॉल्व होने वाला है, उसको अलग अलग उठा के हम लोग उसकी स्टाइल के हिसाब से हम उसका वर्क सीखेंगे हैं। और उसमें गिने चुने फोर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे mg फोर्स होता है, और मैकेनिक्स में जैसे r फोर्स आएगा, t फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, स्प्रिंग का फोर्स आता है। तो यही सब सीखना है हम लोगों को। गिने चुने मैकेनिक्स में फोर्स हैं, बाकी आगे कोई फोर्स आएगा तो वो वहीं पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक्स में जब आएगा तो वहां पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ मैकेनिक्स वाले फोर्सेस उठा के उन केसेस को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है जिससे बचा नहीं जा सकता, कोई बॉडी अगर अर्थ पे है तो उस पर एक फोर्स जरूर लगेगा, और वो क्या है, mg, यानी कि वेट उसका। तो उसका जरा देखा जाए क्या तरीका है वर्क करने का। वर्क डन बाई mg फोर्स यानी कि वेट। चले बताएं, यहां पे आप खुद देख के बताओगे कि ये जो हैपनिंग हो रही है इसमें वर्क क्या कर रहा है mg फोर्स। ये प्लेटफॉर्म है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है और उस पर ये mg फोर्स लग रहा है, और ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये बॉडी ऐसे चल रही है। बताएं mg फोर्स का वर्क क्या है, क्यों? mg फोर्स का वर्क जीरो क्यों भाई? इसलिए क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि mg फोर्स डाउनवर्ड लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो इस सरफेस पे हो रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस mg फोर्स के परपेंडिकुलर। तो इस समय mg फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। गुड। तो वर्क जो है यहाँ पे mg फोर्स का जीरो हो गया। जैसे मान ले मैं चल रहा हूँ इस समय इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो मेरे पे लगने वाला जो mg फोर्स है वो वर्क नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, उसका वर्क जीरो है। ठीक बच्चा, फिर देखें। अब mg फोर्स अब भी है, बॉडी पे तो लगना ही है, लेकिन अब की बार बॉडी जो है वो इंक्लाइन पे ऊपर जा रही है, और वो देखें इंक्लाइन पे वो h हाइट तक ऊपर गई। अब mg फोर्स का वर्क है कि नहीं बताएं? वर्क है mg फोर्स का, है? क्यों है? क्योंकि आप देखो इस समय mg फोर्स के पैरेलल एक डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा ये बताओ, वर्क कब डिफाइंड है? फोर्स है एक, फोर्स के साथ वर्क कब डिफाइंड होगा बताएं? जब आप ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के पैरेलल हो, चाहे उसकी दिशा का हो चाहे अपोजिट, तो वर्क डिफाइंड होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव डिफाइंड तो हुआ ना। अगर वो परपेंडिकुलर हो गया तब डिफाइंड। वैसे भी डॉट प्रोडक्ट में आपने सीखा है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उन दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन जो एक ही एक्सिस के हो, है ना, एक ही एक्सिस के हो। डॉट प्रोडक्ट का ये मतलब होता है। वो डॉट प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर केसेस को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने का मतलब है कि जीरो कर देगा। तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से चूंकि वर्क आता है, तो आप समझ लो वर्क उसी फोर्स या डिस्प्लेसमेंट से आएगा जो सेम डायरेक्शन को। या तो आप एक काम करो, देखो वर्क निकालने में एक ध्यान देना, फोर्स का अगर दिशा आपको दिख रही है तो डिस्प्लेसमेंट उसकी दिशा का ले लेना, कैसे भी वो चले, डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन का। और अगर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो फोर्स उसकी डायरेक्शन का होना एक दिशा चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे कि mg फोर्स डाउनवर्ड है। देखना यह है कि पहले वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट था उसका कोई भी कंपोनेंट फोर्स की दिशा में नहीं, क्योंकि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल चल रहा है, फोर्स ऐसे है। लेकिन यहां पे तो तिरछा हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो देखो ये इसका कंपोनेंट ऊपर वाला, एक तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल और एक ऊपर आएगा, तो ये तो वर्क नहीं होने देगा क्योंकि ये फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया mg के साथ। लेकिन ये तो होने देगा ना, और कैसा होने देगा? निगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट पड़ गया। इसीलिए आपको क्या करना है, mg फोर्स का वर्क लिखना होगा यहाँ पे, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल का क्या मतलब है? mg के पैरेलल जो कंपोनेंट है उसे लेना होगा। वो कितना? h। यानी कि अब इसका वर्क होगा, कितना होगा? mg इंटू h। हमेशा फोर्स के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट लीजिएगा, चाहे ये कैसे भी चल रहा हो, फोर्स के पैरेलल। क्योंकि mg फोर्स एक जिद्दी स्वभाव का फोर्स है। क्या मतलब हुआ मेरा? वो हमेशा डायरेक्शन नहीं बदलता, हमेशा डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि उसके साथ कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तो सिर्फ उसी डिस्प्लेसमेंट को लेगा अपने वर्क के लिए जो वर्टिकल हो, अपने पैरेलल। ये ध्यान रखिएगा। तो किसी प्रोसेस में वो वाला डिस्प्लेसमेंट लीजिएगा अगर mg का वर्क निकालना है। कौन सा? जो वर्टिकल हो।
ठीक, कितना है h। अब ये भी बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट mg फोर्स के अपोजिट है या उस दिशा का है? अपोजिट है। अब देखो ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है तो s तो ऊपर हुआ और mg नीचे हुआ, तो वर्क कितना हो जाएगा? mg इंटू एच और माइनस, ठीक, तो वर्क हो गया माइनस mgh। ठीक है, अच्छा अब ये वाला बताओ आप जरा प्रोसेस। इसमें बॉडी उसी mg फोर्स के इन्फ्लुएंस में फिर नीचे आ रही है। अब डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है उसमें mg फोर्स का वर्क आप देख रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल जो है कितना हुआ? h हुआ है, तो फिर तो वर्क हुआ ना mg फोर्स का, कितना हुआ? mg इंटू एच, लेकिन इस बार यस करेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट जो है mg फोर्स के दिशा का है, इसलिए पॉजिटिव। समझ में आ गया? अब आप ये बताओ कि मैं जब यहाँ पे चल रहा हूँ तो इस समय ऐसे चल रहा हूँ तो mg फोर्स का वर्क क्या है? 0। और अब मैं एक प्रोसेस और करूंगा, उसमें बताइएगा कि mg फोर्स का वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं यहां से नीचे उतर गया, हो गया ना mg फोर्स का वर्क, क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, और मैं फिर ऊपर चढ़ गया ऐसे, तो क्या हो गया? mg फोर्स का नेगेटिव, क्यों? डिस्प्लेसमेंट ऊपर mg। तो देखिएगा, तो जरूरी नहीं है कि 0 ही रहे वर्क, किसी भी फोर्स का वर्क हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट किस दिशा का। ठीक है, क्लियर? और एक चीज और बताएं हम आपको, ये बताएं कि इसमें जब प्रोसेस ये चल रहा था तो आप ये बताओ कि जरूरी थोड़ी इंक्लाइंड ये प्लेन ही हो। मान लें ये ऐसे चल के जा रहा है ये है, और इसमें ये ऐसा होता कर्व, यहां यहीं से चलता, यहां कर्व पे ऐसे पहुंचता और उधर के वहां जाता, तो बताओ क्या बदल जाता क्या वर्क? नहीं, आपको उससे मतलब नहीं है कि ये क्या ट्रेवल कर रहा है, आप सिर्फ उसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देखो। मैं तो ये कहता हूं कि ये कैसा भी सरफेस हो, ऐसे आंडुलेटेड सरफेस हो, ऐसे रफ कुछ भी सरफेस हो, ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा हो, ऐसे ये यहां पहुंचा, आपको क्या करना है? आपको सरफेस की लेंथ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर हर बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उतना ही हो रहा है उस मोशन में, तो स्पष्ट है कि फिर आपको हर केस में वर्क सेम लिख देना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वर्क है ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लें ये बॉडी है, इसका mg फोर्स लग रहा होगा ऐसे नीचे, मान लें इसको यहां से यहां ले आ रहा है, h हाइट है, ऐसे ले आए, बताओ कितना वर्क हुआ? mgh पॉजिटिव हुआ ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसे घुमाते हुए ऐसे पूरा दुनिया घुमाते हुए ऐसे ले आके यहां रख देना। अब बताओ वर्क mg का, फिर mgh है ना, तो mg फिक्स डायरेक्शन का है ना, तो सिर्फ उसी डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट वो लेगा। आप कोई भी पाथ पे घुमाते रहो, पाथ से इंडिपेंडेंस इसकी है। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि हर फोर्स जो है पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये mg की स्टाइल है, mg फोर्स का अपना तरीका है, तो उसे रियलाइज करें, महसूस करें उसे कैसे हो रहा है। ठीक है, यस। तो 0 वर्क भी, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक, वर्क डन बाई आर फोर्स। अब ध्यान दें, अब ये डिफरेंट टाइप का फोर्स है। अब ये वो कंप्रेसिव टाइप का आर फोर्स, रिएक्शन फोर्स होता है, जो कि कैसे लगता है? वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ध्यान दीजिएगा, सरफेस पे दबाव से लगता है। तो मान ले आर फोर्स मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, फिर ये ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, और इस पे ये बॉडी रखी गई, ये आर फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये बॉडी ऐसे चलती है। ठीक, आप ये बताओ कि इसमें आर फोर्स का वर्क क्या होगा? 0 होगा ना। आर कैसे लग रहा है? दबाव से लग रहा है, इसका वेट होगा, अब वेट तो होगा ही, वो mg का हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। हम तो हर इंडिविजुअल फोर्स का वर्क सीख रहे हैं ना, तो अब आर को ही हम देख रहे हैं सिर्फ इस समय, तो आर जो है उसका वर्क क्या होगा? 0, क्योंकि आर ट्रैक के, जिस ट्रैक पे बॉडी चल रही है उसके परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैक पे ही होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क इज 0 आर फोर्स का। ठीक है, अब आप ये बताओ, इस इंक्लाइंड सरफेस पे ये बॉडी ऊपर जा रही है ऐसे, आर फोर्स का वर्क हुआ कि नहीं? बताओ बताओ, हुआ कि नहीं आर फोर्स? कितने लोग कह रहे हैं नहीं हुआ? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ऐसे थोड़ा, हाँ ठीक, ओके। और ये करीब 10% लोग हैं। और कितने लोग कह रहे हैं, क्या पूछा था मैंने पहले? नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ पूछा। अब कितने लोग कह रहे हैं वर्क हुआ? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा कुछ लोग हैं, बस 2-3 लोग हैं, 2-4 लोग। देखें ऐसा है, इसमें बाकी लोग कंफ्यूज है ना, इसका मतलब 90% लोग जो है, 90 से ज्यादा 95% लोग जो है कंफ्यूज हैं, नहीं समझ में आ रहा। आपको एक चीज सिखाया ना मैंने, आप डिस्प्लेसमेंट देखो और फोर्स देखो।
आप ये बताओ कि कहीं भी ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दिशा में या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की दिशा में हो रहा है? अब बताओ, पूरे मोशन में देखो, हमेशा क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर बना हुआ है। असल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ट्रैक के पैरेलल होता है। अरे ट्रैक पे ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आसमान में हो जाएगा ऐसे? जब बॉडी ट्रैक पे चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैक पे ही होगा। अब ट्रैक पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आर फोर्स की स्टाइल क्या है, वो ट्रैक के ही परपेंडिकुलर लगता है, क्योंकि ट्रैक पे दबाव से ही आता है वो। एमजी जैसा थोड़ी है कि एमजी हमेशा वर्टिकल लगेगा। तो ये ट्रैक के हमेशा परपेंडिकुलर और ये ट्रैक के हमेशा पैरेलल, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, तो वर्क होगा ही नहीं। जब तक बॉडी ट्रैक पे चल रही है आर फोर्स का वर्क नहीं होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक हो, चाहे इंक्लाइंड हो, चाहे कर्व्ड हो, कैसा भी हो, वो हमेशा आर जो है ट्रैक के परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ट्रैक के टेंजेंशियल, इसलिए वर्क इज ऑलवेज जीरो ट्रैक पे चलते वक्त। ठीक, तो क्या आर फोर्स वर्क ही नहीं करता होगा? अब मैं यहां चल रहा हूं, आर फोर्स का वर्क नहीं है, तो क्या आर फोर्स वर्क नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवा सकते हो। देखो ये तो सब वर्क जीरो हो गया, इसमें कोई शक नहीं दोनों केस में। लेकिन आप ये देखो, लिफ्ट जिसमें एक बॉडी जो है वो फ्लोर पे ऐसे रखी हुई है, ठीक, आप देखो ऐसे, अब ये आर फोर्स है ना, आर फोर्स तो है। अब क्या करो आप कि इसको डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के जरिए पूरे सिस्टम को डिस्प्लेसमेंट आप वर्टिकल डायरेक्शन का दे दो। इसे वर्क करने के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए। तो जैसे ये वाला जो केस है, इसमें ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखो आर की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब आर का वर्क डिफाइंड हो गया। अब आर का वर्क आप डिफाइन करोगे और वो भी कैसा होगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा, कितना होगा, यस, प्लस आर इंटू एस, ये होगा पॉजिटिव वर्क इसका, समझे। और वहां पे आप देखो लिफ्ट नीचे चली तो अब ये माइनस हो जाएगा। तो वर्क डिफाइन करना, देख लेना, चेक कर लेना, कोई भी फोर्स वर्क कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट उसकी दिशा में है या नहीं। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ये ढूंढो कि वर्क कौन वास्तव में किया, नहीं किया, आपको नहीं, आपको लग रहा होगा जैसे लिफ्ट ने वर्क किया होगा इसमें, तो ये सब नहीं देखना है आपको। हम इस समय इंडिविजुअल वर्क की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फोर्स के। हम तो वो वाला जो केस है ना, वो तो पूरे सिस्टम का है, सिस्टम में कई चीजें इन्वॉल्व है, आर है, एमजी है, ये सब फोर्सेस इन्वॉल्व है, किसी में फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो सबका मिला जुला फाइनल रिजल्ट देता है। तो फाइनल रिजल्ट से आपको नहीं देखना, आपको इंडिविजुअल काम करना है, सिर्फ एक काम करना है इस समय। सिस्टम में जिस फोर्स पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, आप देखो कि इस फोर्स के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, चाहे जैसे भी हो, हुआ तो वर्क आ गया, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। ठीक, वर्क डन बाय टी फोर्स। टी फोर्स भी तो है सिस्टम में इन्वॉल्व। जरा देखें इस सिस्टम को, जाना पहचाना सिस्टम है, खूब सॉल्व किया हम लोगों ने इसे। अब ये टी फोर्स यहाँ पे स्ट्रिंग के जरिए जा रहा है। अब ये टी फोर्स का वर्क अगर देखा जाए तो ये देखें, ये सिस्टम में ये बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट नीचे ले रही है और एस डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब बताओ वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना टी फोर्स का वर्क। इस टी फोर्स का वर्क कैसा हो रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव, गुड। तो यहाँ पे आप देखो वर्क, आप देखो वर्क, किसी भी फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आप देखो। तो यहाँ टी फोर्स का, इसका अगर वर्क लिखा जाए तो पॉजिटिव है, प्लस टी इंटू एस, और इसका लिखा जाए तो यस माइनस टी इंटू एस। अब मान लीजिए जैसे एग्जामिनर इस पे वर्क आपसे पूछ लेता है तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनेगा, उसमें क्या करेगा, इस सिस्टम दे देगा, है ना, सिस्टम वही जाना पहचाना, इतने केजी का ये बॉडी है, इतने केजी की ये बॉडी है। अब वो क्वेश्चन वहां पे पहले पूछता था क्या, टेंशन बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ। अब वो पूछ लेगा कि अगर ये सिस्टम जो है या ये बॉडी जो है इतने मीटर नीचे उतर गई या ऊपर चली गई तो बताओ टी फोर्स ने वर्क कितना किया। टी फोर्स चाहे एब्सोल्यूट तरीके से बोल दे टेंशन ने कितना वर्क किया, या बोल सकता है कि स्ट्रिंग ने कितना वर्क किया। बताओ इस स्ट्रिंग ने इस बॉडी पे कितना वर्क किया। अब स्ट्रिंग का वर्क का क्या मतलब, स्ट्रिंग कौन सा वर्क, तो फोर्स ही तो करता है। जैसे कहा गया उस बॉडी को मैं, इस ट्रॉली को मैं खींच रहा था, तो दो तरीके से पूछ सकते हैं, बताओ जो मैं फोर्स लगा रहा था उसने कितना वर्क किया, या फिर पूछ लेगा सीधे कि मैंने कितना वर्क किया। बात तो एक ही है। तो मैं तो उस स्ट्रिंग के रोप के जरिए तो फोर्स लगाऊंगा। ये भी पूछ सकता था बताएं उसमें जो टी फोर्स है उसने कितना वर्क किया। सब बात एक ही है ना। तो इस स्ट्रिंग ने या इस रोप ने कितना वर्क किया या टी फोर्स ने कितना वर्क किया, अब सब बात एक। तो आप क्या करोगे,
आप पहले उस सिस्टम को सॉल्व करके टी निकालोगे। तो वो न्यूटन्स लॉ का भी एग्जामिनर ने इस्तेमाल करवा लिया, टी निकाल लिया, और टी निकालने के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट से आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आएगा, दिशा देख लेना, प्लस या माइनस, ऐसे आंसर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। एक बहुत खास बात आ रही है, ये देखें, एक बहुत खास बात आ रही है, वर्क बाई टेंशन फोर्स, टी फोर्स है ना, नेट, पूरे सिस्टम पे नेट वर्क डन क्या हुआ? 0। क्यों हुआ? नेटवर्क इसलिए हुआ क्योंकि ये उतना ही पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप देख के कोई भी बता देगा। मेरा ये क्वेश्चन नहीं है भाई कि आप देख के ऐसे बताओ, मेरा मतलब फिजिकली कैसे हुआ, ये 0 का मतलब क्या है। आप जरा ध्यान दो, वर्क एनर्जी को आज मैंने न्यूटन्स लॉ से रिलेट किया था, है ना, न्यूटन्स लॉ से रिलेट किया था कि अवस्था परिवर्तन मतलब वर्क। अगर वर्क नहीं हो रहा है तो अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही। अगर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो अवस्था परिवर्तन नहीं दे रहा है। अगर वो फोर्स वर्क कर रहा है तो अवस्था परिवर्तन दे रहा है। तो आप देखो, इस टी फोर्स को इस बॉडी पे बात करें तो वर्क कर रहा है ना, तो अवस्था परिवर्तन दे रहा है। ऐसे ही ये टी फोर्स है, इसकी अवस्था को बदल रहा है, वर्क हो रहा है। लेकिन पूरा सिस्टम ऐसे बोल लें तो टी फोर्स का वर्क बताओ पूरे सिस्टम पे 0। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस, इस टाइप के मैकेनिकल इंटरनल फोर्सेस पूरे सिस्टम की अवस्था को नहीं बदल पाते। याद है आपको? सिस्टम की अवस्था कौन बदलता है? एक्सटर्नल फोर्स। ये इंटरनल है, तो इंटरनल फोर्स की तरह अगर ये बिहेव कर रहा है, यहां पे है, पूरा सिस्टम एज ए होल लोगे तो ये इंटरनल हो जाएगा। तो नेटवर्क क्या आना चाहिए? 0 आना ही चाहिए। नहीं, 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव निगेटिव आया तो अवस्था बदल देगा। तो यहां पे इंटरनल फोर्स है, अवस्था नहीं बदल पाता। ठीक है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हर केस में ऐसा होता है। कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो इंटरनली बैठे हुए अवस्था को बदल सकते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन अभी इन जनरल ये जो मैकेनिकल टाइप के इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जो कॉन्टेक्ट से डेवलप होते हैं या ये कनेक्टर से डेवलप होते हैं, ये कभी भी सिस्टम की अवस्था को नहीं बदल सकते। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल इसीलिए 0 आ रहा है। टी फोर्स वही टी फोर्स है, वही बॉडी है, बस फर्क है मोशन का। अब की बार जो वो बॉडी थी जो इस स्ट्रिंग या रोप से बनी थी, उसको पेंडुलम बना दिया गया। तो पेंडुलम बनाने से होगा क्या? वो मोशन कुछ ऐसा करेगा, है ना भाई? ऐसे चल रहा था, अब उसे ऑसिलेट करा दिया गया, है ना? टी फोर्स है ना, डिस्प्लेसमेंट भी है। बताओ टी फोर्स का वर्क होगा कि नहीं होगा? अब नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अब ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये टी हमेशा नॉर्मल फोर्स का काम कर रहा है। अब इस समय ये टी नॉर्मल फोर्स का काम कर रहा है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा इस लेंथ पे, मतलब इस ट्रैक पे, या ट्रैक क्या कहें इसे, पाथ पे जो सर्कुलर है ना, उसके टेंजेंशियल होगा। और ये क्या होगा? ये हमेशा नॉर्मल। तो टी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो तरीके हैं, किस केस में वही फोर्स वर्क कर सकता है, किस केस में नहीं कर सकता है। सिर्फ यही देखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली टी फोर्स के पैरेलल हुआ या फोर्स के पैरेलल हुआ या परपेंडिकुलर हुआ, देख लीजिएगा, उसी तरह जवाब देना है। तो यहां पे टी फोर्स वर्क नहीं कर। क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय द टेंशन क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग ऑन 2 kg बॉडी। तो ये वही सिस्टम है, जाना पहचाना, है ना? ये चल रहा है, सिस्टम चलेगा। उसमें कह रहे हैं एग्जामिनर की 2 kg की बॉडी, ये 2 मीटर नीचे गई तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। तो कह रहे हैं कि बताएं ये 2 kg बॉडी पे जो टेंशन फोर्स है उसका वर्क कितना हुआ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? एस तो दिया हुआ, टी निकालना पड़ेगा। तो पहले न्यूटन्स लॉ के हेल्प से आप जो किए थे सिस्टम को सॉल्व करना, उससे आप टी निकालो। हालांकि आप फिर वही है कि अपना ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एक्सलेशन एज्यूम किया, इक्वेशन लिखा, सॉल्व कर लिया। या फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि जाना पहचाना सिस्टम है, सबसे बेसिक सिस्टम, हम लोग के पास फॉर्मूला भी था, तो चलो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा तो लगा लेंगे, नहीं तो सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो इसका टी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने में मैं टी निकाल लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से। फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है इसलिए। तो टी फोर्स जो आ जाएगा वो आप देखो यहाँ पे, वो m1, ये 2 kg 1 kg m1 ले लिया, ये 2 kg m2 ले लिया, तो रख के ये वैल्यू टी आ रही है 4/3g। और टी वैल्यू आ गई। अब क्या करें बताएं? इससे पूछ रहे हैं तो टी मालूम हो गया, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन क्या होगा?
इस पे है ना माइनस होगा क्योंकि नीचे है, ठीक है। तो ये देखें, तो इसके लिए अब आप देखो वर्क जो निकाल रहे हैं वो माइनस माइनस ले लिया क्योंकि ये अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट डॉट टी, और ये टी वैल्यू और ये डिस्प्लेसमेंट 2 ये रख दिया, ठीक। अब ये आ गया, ये आंसर हो गया। कितना आसान है, सिंपल। अब ये आप देखो, इस पे अगर वर्क निकालते तो उतनी ही वैल्यू का पॉजिटिव आ जाता। अब ऑप्शन में जानते हैं एग्जामिनर जो 2 ऑप्शन तो ऐसे देगा ही देगा, ये वैल्यू और साइन, प्लस इसमें साइन देते हैं। इसमें साइन जो है असल में वर्क खुद निगेटिव पॉजिटिव होता है, वैल्यू ही निगेटिव पॉजिटिव होती है, तो साइन के साथ आंसर होता है। ये सीपीएमटी और एएमएस में आया हुआ क्वेश्चन देखें, दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अ कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m a distance of d at a constant downward acceleration of g/4। जानते क्या मतलब हुआ? इसमें ये हुआ कि एक कॉर्ड से, एक स्ट्रिंग से एक बॉडी को हैंग किया गया, ऐसे है ना, ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे हैंग कर रहे हैं, और उसको उसी स्ट्रिंग के जरिए नीचे ले जा रहे हैं। ऐसे लिया, नीचे लेगा, और उसमें एक्सेलेरेशन भी दिया है कि उसको डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन g/4 दिया जा रहा है ऐसे। अब आप जानते हो टी तो लग ही रहा होगा, डाउनवर्ड जा भी रहा है और वो ये इतने एक्सेलेरेशन से जा रहा है, और ठीक है डी डिस्टेंस से इसे नीचे ले जा रहे हैं, ये भी दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन भी दिया है और डी डिस्टेंस। कह रहे हैं कि बताओ वर्क डन जो कॉर्ड ने कितना किया ब्लॉक पे, और कॉर्ड का वर्क डन क्या मतलब हुआ? टी का। तो टी फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो एक बात तो क्लियर होगी, निगेटिव आएगा। तो टी और टी का मल्टीप्लीकेशन -t इंटू डी। लेकिन टी वैल्यू कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत है? न्यूटन्स लॉ से ये मालूम है कि ये ब्लॉक जो है उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, टी ऊपर mg नीचे, और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ g/4। आप m इंटू ए इक्वल टू mg माइनस टी, उससे t निकालो और रख दो, आ जाएगा। तो ये है केस, इस स्ट्रिंग के जरिए इस बॉडी को नीचे ले जा रहे हैं, और फोर्स जो इस पे लग रहा होगा वो mg होगा और t फोर्स होगा, और इसको नीचे g/4 से ले जाना, ये केस है। आप पहले क्या करो, इसमें t कैलकुलेट कर लो, है ना। तो t के लिए इक्वेशन वही न्यूटन्स लॉ से m इंटू ए इक्वल टू m इंटू g/4 हो गया, इज इक्वल टू mg माइनस टी। यहां से t निकाल लिया, ठीक। तो t जो है 3mg/4 आ गया, और डिस्प्लेसमेंट d नीचे की तरफ दिया हुआ है, तो t को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन के साथ, क्योंकि अपोजिट है, तो ये -t इंटू टी। t वैल्यू आप रख दो ये, और d रख दिए, ये आ जाएगा ऐसा, ये आंसर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एग्जामिनर जो है दोनों चीजें चेक कर लिया, अगर वर्क का भी कॉन्सेप्ट आपको है कि नहीं, और न्यूटन्स लॉ दोनों आ गया, ठीक। अब देखें, ये फ्रिक्शन फोर्स आया है, इसका वर्क स्मार्ट वर्क होता है, तो ये बड़े ध्यान से देखना है इसमें, ये केसेस को समझते हुए वर्क को जरा देखते हैं। देखें, फ्रिक्शन फोर्स का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हो कि वो सरफेस के कांटेक्ट पे आता है। तो एक वो केस मैं उठाता हूं जिस बेसिक केस से मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स का आना समझाया था मैंने शुरू में, कि एक ब्लॉक पे अगर दूसरा ब्लॉक रख दिया जाए तो यहाँ पे लॉकिंग होगी, रफनेस होगी, और ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। और फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होता है वो आप जानते हो वो दोनों पे लगता है, एक मेन फोर्स वाले को अपोज करेगा, और वही फ्रिक्शन, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स एक उस बॉडी पे जो मेन नहीं है, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सपोर्ट कर सकता है। अपोज और सपोर्ट का मतलब है कि दोनों प्रकार के वर्क कर सकता है वो, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, ठीक है ना, दोनों कर सकता है एक ही वक्त में। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें वर्क कैसे डिफाइन करें। देखें, स्टैटिक एंड लिमिटिंग कंडीशन। अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, ये दोनों बॉडी साथ साथ चल रही हैं या ये बॉडी इस पे आगे भाग रही है, स्टैटिक या लिमिटिंग, और स्टैटिक एंड लिमिटिंग या काइनेटिक। तो चलो ये तो साथ साथ स्टैटिक और लिमिटिंग का देख लेते हैं। ये देखो, ये फोर्स इतना लगा है कि कंडीशन फ्रिक्शन की स्टैटिक है या लिमिटिंग है, ठीक। अब यहाँ पे अगर स्टैटिक या लिमिटिंग है तो ठीक है, यहाँ रगड़ क्रिएट नहीं हो रही है, तो इसमें एक बात हुई कि ये जो इस बार डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है,
एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात है वर्क निकालने के लिए। तो मान लें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपको नहीं लगता है कि दोनों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम है? तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों ने सेम लिया। तो चलें इंडिविजुअली देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कैसे कैसे हुआ। तो यहां पे चलें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, इससे फ्रिक्शन फोर्स इस वाले पे पीछे की तरफ, और ये जो M2 बॉडी है इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। कंडीशन स्टैटिक हो या लिमिटिंग हो, जो भी हो, FRS हो या FR मैक्सिमम हो, वो तो बात की बात है, वो तो डिफाइंड होगा, लेकिन दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब आप ये देखो कि इस पे मैं वर्क निकाल रहा हूं, तो वर्क सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स नहीं। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क अगर यहां पे निकालेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव, -FR × S, माइनस वर्क हुआ इस पे। और वहीं पे इस पे अगर वर्क निकालेंगे तो पॉजिटिव। अब आप ध्यान दो, अब जरा सोचा जाए कि इसमें निगेटिव वर्क क्यों बोलना है? क्या करता था ये फ्रिक्शन फोर्स? अगर आपको याद हो तो इसका काम ये था, शुरू में मैंने बताया था कि इसका काम ये है कि इससे एनर्जी लेके इसको देना है ना। तो यहां से एनर्जी लेगा तभी तो इसकी एनर्जी इसको मिलेगी, और इसको देगा यहाँ पे एनर्जी, तभी तो ये भाग पाएगा। तो करेगा तो फोर्स ही है काम, और वो फ्रिक्शन फोर्स करता है। इसीलिए इस वाले फ्रिक्शन फोर्स का M1 बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका वर्क निगेटिव आ रहा है। और वही फ्रिक्शन फोर्स जब इस बॉडी पे लगने लगता है एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कर जाता है। और आप देखो वर्क की वैल्यू सेम है। वर्क की वैल्यू सेम होने का मतलब है कि जितना इसने यहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया, उसने पूरी एनर्जी है ना इस दूसरी बॉडी को ऑनेस्टी के साथ ट्रांसफर कर दिया। मतलब पूरा एनर्जी से ट्रांसफर करने से ये बॉडी इधर चली, इसीलिए इसका वर्क पॉजिटिव है ना। अच्छा, नेटवर्क अगर निकालेंगे तो नेटवर्क 0 आने का मतलब क्या है? वही है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक या लिमिटिंग कंडीशन का फ्रिक्शन फोर्स, ये इंटरनल फोर्स है और ये पूरे सिस्टम पे प्रभाव नहीं डाल पाता। सिस्टम पे प्रभाव डालने वाला फोर्स ये है। अगर आपको ये कहना है कि बताओ सिस्टम को कितनी एनर्जी दी गई, तो एक्सटर्नल से निकालिए। तो इस F फोर्स के इन्फ्लुएंस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ S? तो F × S। ये वर्क जो हुआ ये बाहर से दिया गया, लेकिन हम सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का अपना खुद का कोई वर्क नहीं है। सिर्फ एक काम करना है कि वो वर्क इंटरनली कर रहा है, टोटल वर्क 0। एक सिस्टम की इनसाइड जो बॉडीज हैं उससे एक से एनर्जी निकाल के दूसरे को ट्रांसफर करना है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, चलें इस पर पहले। फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉडी, ये बॉडी है, ऑफ मास m एंड द वेज, ये वेज है, ठीक है। इफ द बॉडी इज स्टैटिक ऑन द वेज, अगर ये बॉडी इस वेज पे रुकी हुई है, एंड वेज मूव्स विदाउट एक्सेलरेशन बाय अ डिस्टेंसेस, ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक वेज है। वेज आप जानते ही हो, एक इंक्लाइंड बॉडी, ऐसी इंक्लाइंड सरफेस वाली जिसमें जो मूव कर सकती है, ठीक। तो इस वेज पे इस बॉडी को रख दिया गया है। रफनेस होगी यहाँ पे, फ्रिक्शन की बात कर रही है, ये बॉडी यहाँ पे टिक गई है, रुक गई है। तो रुकने का मतलब है इसे फ्रिक्शन फोर्स ने रोका हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ इन्वॉल्व हो गया है। अब कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को या इस वेज को एस डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हैं। अच्छा, चूंकि ये बॉडी इस वेज पे रुकी हुई है, तो ये बॉडी भी इसके साथ चल रही होगी पीछे, तो इसका मतलब ये एस डिस्प्लेसमेंट इस वेज को भी और इस बॉडी को भी मिला है। अब क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, आपको सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालना है। अब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क दो तरीके से पूछा जा रहा है कि ऑन द बॉडी ऑफ मास m, इस पे भी निकालना है और ये वेज पे भी निकालना है। अभी अभी आपने देखा था कि प्लेटफॉर्म और उस पर रखी हुई बॉडी का जब आप वर्क निकाल रहे थे तो दोनों वर्क समान वैल्यू के आए थे, लेकिन साइन में अपोजिट। तो इसमें भी यही होगा कि इस पे जो भी वर्क हो रहा होगा उतना ही वैल्यू का वर्क इस पे भी हो रहा होगा, लेकिन अपोजिट साइन का। तो अगर मान ले किसी एक पे अगर आप वर्क निकाल लेते हो तो दूसरे का आंसर आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों का वर्क निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर जो है दोनों पे वर्क नहीं पूछा, किसी एक का पूछ लिया। मान लो कहते सीधे पूछ लिया इंक्लाइंड सरफेस पे जो है ये वेज है, इस पे वर्क बताओ, तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो वो मैं आपको सिखाता हूँ तरीका कि वर्क निकालना बहुत सिंपल है। सब सारी थ्योरी आपने देख ली है, कोई खास बात नहीं है इसमें।
देखें वर्क निकालने के लिए। तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम देखें तो कि फ्रिक्शन फोर्स लग कैसे रहा है। तो पहले अगर मान लें m मास की बात करें तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, वर्क डन ऑन द बॉडी, ये लगेगा, इधर mg sin थीटा, उधर फ्रिक्शन फोर्स, और ये कौन सी कंडीशन का होगा, स्टैटिक, क्योंकि रुका हुआ है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा आप देखो कि अगर हम इस फ्रिक्शन फोर्स का ये इस बॉडी पे है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, इसका वर्क निकालना चाहे तो क्या करें बताएं, डिस्प्लेसमेंट तो ये है, क्या करें बताएं, आपको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का फोर्स चाहिए, आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं करेंगे एफ आर इंटू एस, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आपको इस डायरेक्शन का कंपोनेंट इसका लेना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है, आप देखो ये एंगल थीटा, ये थीटा है ना, ये भी थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट आएगा एफ आर कॉस थीटा। इस एफ आर कॉस थीटा को एस से मल्टीप्लाई करें तब आएगा वर्क, है ना। अब बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, यस, दोनों का एक ही दिशा है। तो आप देखो ये वर्क जो होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज पॉजिटिव एफ आर कॉस थीटा इनटू एस, ये हो गया। अच्छा अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एफ आर की वैल्यू भी तो रखनी है। एफ आर की वैल्यू बताओ, एफ आर की वैल्यू mg sin थीटा, सिंपल, इसमें कुछ देखना ही नहीं, एक्शन फोर्स के बराबर रख देना है, स्टैटिक कंडीशन है, तो एफ आर mg sin थीटा के बराबर। तो ये एफ आर की जगह आप mg sin थीटा और रख दो, तो देखो ये हो जाएगा, एफ आर जो है वो कितना, mg sin थीटा, तो इसको यहां पुट कर दे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो एफ आर इज प्लस एफ आर की जगह mg sin थीटा, और फिर ये cos थीटा एक्सप्रेशन का, और ये s, ठीक है ना। एफ आर की जगह mg sin थीटा रख दिया, फिर ये cos थीटा, फिर s, यही आंसर होगा, कैलकुलेट कर लिया, ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आ गया। अच्छा अब बताओ वेज पे अगर हम आंसर दें फ्रिक्शन फोर्स का वर्क तो कितना देंगे, यही वैल्यू होगी लेकिन माइनस साइन के साथ। लेकिन चलो फिर भी कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर देखते हैं, मैच करते हैं कि दोनों यही आंसर आता है कि नहीं। तो अगर मान लें वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा बताओ। अब ये मेन बॉडी यहां पे बनाया मैंने, ये mg sin थीटा और ये फ्रिक्शन फोर्स, वेज पे कैसे लगेगा, अपोजिट, इसका अपोजिट, तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पे ऐसे लगेगा। अब आप देखो कि अब इस फ्रिक्शन फोर्स का अगर आप कंपोनेंट लोगे तो कंपोनेंट इधर आएगा ना, एंगल तो ये थीटा है, तो कंपोनेंट कितना आएगा, एफ आर कॉस थीटा, यही तो आएगा। और डायरेक्शन देखो, एस इधर है और एफ आर कॉस थीटा उधर, अपने आप माइनस हो जाएगा। तो वर्क डन आप लिखेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ आर कॉस थीटा इंटू एस, फिर एफ आर वही रख दो आप, वैल्यू तो वही है, ये आ गया। क्वेश्चन में बदलाव के लिए एग्जामिनर बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बदलाव के लिए आप देखो, जैसे मान लें ये कह सकता है कि इस पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट में रख दिया, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ट्यूटोरियल में मिलेगा, कहीं मिलेगा। उसमें लिफ्ट ने ऊपर डिस्प्लेसमेंट एस लिया, अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स का वर्क, यार क्या दिक्कत है उसमें। आप इसका अगर वर्क पूछ रहा है तो ऐसे दो कंपोनेंट हो गए ना, एक ये और एक ये, तो अभी आपने हॉरिजॉन्टल लिया था, इधर डिस्प्लेसमेंट है, उसमें आप वर्टिकल वाले से कर लेना एफ आर। अब ये थीटा था तो एफ आर साइन थीटा से काम हो जाएगा। इसमें भी यही, इसका ये वर्टिकल ऐसे, ये नीचे होगा ये ऊपर होगा, अगर तो निगेटिव आ जाएगा ऐसा। अभी ये वेज पूरा उधर चल देता ना तो साइन बदल जाता, फिर इसका वर्क पॉजिटिव हो जाता, उसका निगेटिव। तो दो चीजें देखिएगा ध्यान से, एक तो दिशा देखिएगा कौन सी, कंपोनेंट की एक डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का कंपोनेंट एक डायरेक्शन का होना चाहिए, और दूसरा साइन अपोजिट है या एक है। बहुत आसान करना, लेकिन थोड़ा ध्यान से। काइनेटिक कंडीशन का चेक करते हैं, चले काइनेटिक कंडीशन। अब काइनेटिक कंडीशन में तो आप जानते हो कि ये फोर्स बढ़ा देंगे तो ये बॉडी अब आगे भागेगी इस पे, है ना, तो कुछ ऐसा होगा। आप देखो, अब आप खुद देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों का सेम हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। उसका डिस्प्लेसमेंट m1 का ज्यादा हो जाएगा m2 से, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं सेम हो पाया, और यहां पे अब रगड़ पैदा हो रही है ना, आप देखो ऐसा। तो होगा क्या कि अब आप इस पे वर्क जब निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स का, तो देखें अब m1 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और m2 का भी, तो ये एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो है इस पे आगे की तरफ,
अब डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, तो एक होगा S1 और एक होगा S2, जहां पे S1 S2 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका वर्क निकालें इस फ्रिक्शन का, तो क्या आना है निगेटिव, तो इसका वर्क होगा आप देखो निगेटिव माइनस एफ के इंटू S1, और इसका पॉजिटिव प्लस एफ के इंटू S2। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दो कि ये ठीक है, इसने निगेटिव वर्क किया तो इससे एनर्जी निकाली, और यहां पे पॉजिटिव वर्क हुआ तो इसने एनर्जी इसको दी, सिस्टम को, मतलब इस बॉडी को दी, तो ये आगे भागा। तो इसमें भी देखें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी दोनों तरीके का वर्क कर सकता है, क्या निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सपोर्ट कर सकता है अपोज भी कर सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन एक फर्क है बहुत बड़ा स्टैटिक से इसका, जो साफ दिख रहा होगा आपको। अब की बार ये दोनों वर्क बराबर नहीं है, तो वर्क बराबर नहीं है तो कौन सा ज्यादा है, आप ध्यान दो। अगर इन दोनों का हम नेटवर्क निकालें तो नेटवर्क जो है वो एफ के तो कॉमन आ गया, ये पॉजिटिव है S2 और ये निगेटिव है, तो S2 माइनस S1, और ये ध्यान दें इसमें S1 S2 से ज्यादा होगा, ये मेन फोर्स है ना इस पे, तो ये तो आगे भाग रहा होगा, तो S1 ज्यादा होगा S2 से। तो आप ये बताओ इसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, नेटवर्क डन आ गया इसमें, मतलब इसने सिस्टम पे इफेक्ट डाल दिया। अब कुछ इंटरनल फोर्स ऐसे हो सकते हैं जो सिस्टम पे इफेक्ट डाल दें, वो कौन से होंगे, क्यों होंगे, उसका रीजन है। अब ये बताओ, यहां पे इसने एनर्जी तो ज्यादा ली निकाली और इसको एनर्जी कम दिया, बाकी एनर्जी गई कहां, रेडिएट हो गई। एनर्जी ज्यादा, एनर्जी तो कंजर्व रहनी, कहीं ना कहीं जानी है, तो यहां से ज्यादा एनर्जी ली उसने और इसने ज्यादा, उससे कम एनर्जी इसको दी, तो बहुत ऑनेस्टी के साथ इसे नहीं प्रोवाइड किया जैसे स्टैटिक फोर्स या लिमिटिंग प्रोवाइड कर रहा था। तो रिमेनिंग एनर्जी गई कहां, गई रेडिएट, वेस्ट हो गई। क्यों होती है वेस्ट, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी लगता है तो उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें रगड़ जरूर होती है सरफेस में, तो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव फ्रिक्शन ऐसे होगा, रगड़ होगी, तो हीट तो डेवलप होगी है, और हीट जो है मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, एनर्जी होती है, कहां जाती है, वो तो ये सिस्टम रोक ही नहीं पाता। कोई भी सिस्टम, कोई मैटर हीट को रोक पाएगा क्या, वो गर्म हुआ तो रेडिएट करेगा, तो एनर्जी तो लॉस में जानी जानी है। तो हुआ क्या है कि जब तक वो वर्क मैकेनिकल टाइप का था तब तक तो उसे संभाला जा सका। स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वर्क जितना भी होता है मैकेनिकल टाइप का रखते हैं, तो वो तो संभाल लिया गया, एक से दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ऐसा वर्क, वो हिस्सा जो हीट में कन्वर्ट हो जाए, वो तो मजबूरी है, वो कोई नहीं रोक सकता, उसे तो रेडिएट होना ही होना है ना। तो क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ ये दिक्कत हुई कि उसकी गलती नहीं है, वो जब आता है पिक्चर में तो रगड़ अपने आप पैदा हो जाती है वहां पे, है ना, तभी वो आता है, और रगड़ पैदा होगी तो हीट डेवलप होगा, और हीट जो है वो मैकेनिकल सिस्टम अपने पास रोक के नहीं रख सकता, तो उसे रेडिएट होना है। तो इसका मतलब है सिस्टम खुद रिस्पॉन्सिबल है, अरे तुम्हारी एबिलिटी नहीं है इस एनर्जी को रोकने की, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करे। अब तुम नहीं रोक सकते तो हीट अगर निकल गई तो सिस्टम तो प्रभावित हो ही गया, तो सिस्टम पे इफेक्ट आ जाता है। याद रखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी वर्क करेगा तो लॉसेस होंगे जरूर। इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा निगेटिव वर्क करता है। अगर यह पूछा जाए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हमेशा निगेटिव वर्क करता है, नहीं, उसने पॉजिटिव भी किया है, उसने निगेटिव भी किया है। हाँ, ये जरूर है कि उसकी टेंडेंसी निगेटिव वर्क करने की ज्यादा होती, लॉसेस देता जरूर है वो, जो कि स्टैटिक और लिमिटिंग लॉसेस नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब चलो आप तो ऐसे ऐसे मत चलो, तो लॉसेस होंगे, है ना। चलो तो स्टैटिक कंडीशन में, फ्रिक्शन फोर्स के स्टैटिक कंडीशन में चलो, जिससे लॉसेस ना हो। आप जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स का तो वर्क जो है आप स्पेशल टाइप का होगा ही, तो केसेस कई होते हैं, तो वन बाय वन आप सीखते जाएं इसमें। अब देखें, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब स्पेशली सिलेक्ट किया गया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, अब वो हीट में कन्वर्ट कर रहा है बॉडीज को। तो उसमें यह हुआ कि जैसे मान ले किसी ट्रैक पे कोई बॉडी चल रही हो, अब ये ट्रैक है, अब ये बॉडी चल रही है, तो इसमें तो हमेशा रगड़ पैदा होगी। अब इसमें एनर्जी को किसी को ट्रांसफर नहीं करना है ना, ये तो ग्राउंड रुका रहेगा, तो इसमें जितनी भी वर्क ये करेगा वो सब लॉसेस में जाएगा, है ना, सब लॉस में। अब जैसे मान ले मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे रगड़ता हूँ, तो कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, सारे लॉसेस में जा रहा है।
अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म भी हमारे इस तरह से रगड़ने से आगे बढ़ जाए, ठीक मान लें, तो मैंने कुछ एनर्जी, मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स ने कुछ एनर्जी उसे ट्रांसफर कर दी, लेकिन प्लेटफॉर्म तो बढ़ नहीं पा रहा। तो इस समय अगर ग्राउंड नहीं बढ़ पा रही है तो जितना भी एनर्जी है लॉस हुआ वो सब गया हीट में कन्वर्ट हो गया, वो वाला केस कह रहा है। तो इसमें ये हुआ कि जब मोशन हो रहा है यहाँ पे तो ये लॉसेस हो रहे हैं, तो उसी को निकालना, वो जो वर्क है इस काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना होगा, इसी से लॉसेस निकाले जाते हैं। तो चलते हैं इसको फाइंड करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्क हो रहा तो क्या होगा, देखेंगे ध्यान से, जरा स्पेशल तरीके से इसे फाइंड करेंगे। उसका कारण है ये फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आया मेन बॉडी के। अब ये इधर मोशन हुआ तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना ही लगना है, तो इनके बीच का एंगल 180 होना ही होना है। तो 180 का मतलब माइनस, तो अगर मान लें इस समय इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं छोटा सा, तो इसका अगर वर्क हम निकालना चाहते हैं तो सीधी सी बात है माइनस एफ के इंटू डी एस। ये देखिए हुआ क्या है कि इस बॉडी पे इस डिस्प्लेसमेंट को करवाया गया, और चूंकि पूरे ट्रैक पे मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक हो या कर्व है, इस पे चल के जा रही है, तो सिचुएशन होगी क्या, देखिए जरा से। ये इसका मतलब जानते हैं क्या, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा कर्व पे, कर्व के टेंजेंशियल, और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये भी तो टेंजेंशियल रहेगा, तो दोनों टेंजेंशियल रहेंगे। यहां पे आप देखो ऐसे ये हो रहा है, यानी कि दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट 180 डिग्री पे। अच्छा, इस कर्व की लेंथ एल, आप जानते हो कि खाली एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट तो काम चलेगा नहीं, हमें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लगाना होगा ना टोटल वर्क निकालने के लिए। तो मान लें इस कर्व की लेंथ एल है, तो चलें वर्क निकालते हैं। तो ये वर्क को लिख रहा हूं मैं, एलिमेंटल वर्क स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये देखें एलिमेंटल वर्क काइनेटिक फ्रिक्शन का माइनस एफ के इंटू डी एस, और इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं सीधे लिख दे रहे हैं, उसका एक रीजन है, वो अभी आपको पता चलेगा। खैर, अब यहां से इंटीग्रेट करके मतलब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे वर्क निकाल के इसे जोड़ेंगे। चलते हैं इस पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब आप यहां देखो कि एफ के क्या होगा, म्यू के आर, सब्स्टिट्यूशन किया, ये म्यू के आर हो गया। और चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस से तो आर वैल्यू क्या होगी, एम जी, हॉरिजॉन्टल पे तो एम जी के बराबर होगा ना, तो आर जो है एम जी रख दे रहे हैं। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक बात ध्यान देने वाली है कि जब इधर लेफ्ट हैंड साइड तो इंटीग्रेट करेंगे, ये राइट हैंड साइड करेंगे, तो ये म्यू के एम जी कॉन्स्टेंट है भाई, एम भी कॉन्स्टेंट और म्यू के तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन सिर्फ डीएस का होगा। अब अगले स्टेप में ये वर्क आने वाला है, बस ये वैल्यू रखनी है। अब आप ये बताओ हमें कि डीएस का इंटीग्रेशन एस लिख दें यहां पे, क्यों डीएस का इंटीग्रेशन यहां पे एस लिख दें सीधे, या एल लिखें, ये सोचने वाली बात है। आना है इंटीग्रेशन तो डिस्टेंस होगा यहां पे। अब इसमें होता क्या, देखें कंफ्यूजन का विषय मैं आपको बताऊं। जैसे ये है इंटीग्रेशन तो होना चाहिए, इंटीग्रेशन सीधे दिख रहा है कि ये एस होना चाहिए। तो मान लें अगर मैं यहां पे एस लिख देता हूं, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट, और फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट फिर अगर यहां देखा जाए, बॉडी यहां से यहां गई है, तो ये नहीं है डिस्प्लेसमेंट, तो ये है। तो क्या मैं ये टोटल ये जो मोशन हुआ है इसके वर्क के लिए, इस फ्रिक्शन फोर्स के वर्क के लिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है उसमें, क्यों नहीं, इंटीग्रेशन तो ऐसा है। हाँ, इसलिए क्योंकि आपको एक चीज महसूस हो रही होगी, वो ये है कि ये चूंकि इसका वर्क रगड़ से पैदा होता है, तो जानते हैं पूरे लेंथ पाथ डिपेंडेंसी होगी। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं, अगर मैं एस लिखता हूं तो क्या दिक्कत आएगी, मान लें यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है और हमें एक काम सौंपा गया कि इस बॉक्स को, इस भारी बॉक्स को आप यहां से यहां खींच के, मतलब यहां से यहां पहुंचाओ, ये कहा गया, यहां से रफ सरफेस है। अब यहां से यहां पहुंचाने में, भारी बॉक्स है, यहां से यहां पहुंचाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स से लॉसेस करवाएगा, जितना लॉस करवाएगा उतना हमें ही तो भरना पड़ेगा, तभी तो वर्क हो पाएगा। तो होगा क्या कि दो तरीके हैं उसे खींचने के, या तो मैं इसको सीधे खींच के यहां ले आकर रख दूं, या फिर इसको यहां से खींचना शुरू करूंगा, वो पाथ है ना दिख रहा है ऐसे ऐसे घूमता हुआ, उधर से खींचता, उधर से घूम घाम के ऐसे यहां ला के रखो।
अब आप ये बताओ कि दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क किया क्या सेम किया? निगेटिव वर्क किया होगा। आपको नहीं लगता है कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कम होगा और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा देर तक रगड़ पैदा होती रहेगी, हीट डेवलप होगी, लॉसेस होंगे, है ना? तो इसीलिए तो जल्दी से यहां खींच के लाएंगे ना। या मैथमेटिक्स पे आ जाए, अरे यार मैथमेटिकली अगर हम इसे इंटीग्रेट करके एस लिख देते हैं तो मैथमेटिक्स तो उस समय ये कह रही है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क एस डिपेंडेंट है। तो एस तो दोनों केस में सेम हुआ। डिस्प्लेसमेंट, बॉडी को आप सीधे यहां से यहां ले आओ रेक्टिलिनियर मोशन करवाते हुए, तब भी डिस्प्लेसमेंट एस है, या ऐसे घूम के ले जा रहे हैं और ला रहे हैं तब भी तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। तो मैथमेटिकली तो दोनों वर्क बराबर होना चाहिए, लेकिन फिजिकली तो ऐसा है नहीं। आपको बड़ी तकलीफ होगी सुन के, है ना? यार मैथमेटिकली तो वर्क इतना ही होगा, आप हम नहीं जानते, यहाँ से नहीं खींच के मुझे बताया जा रहा है, वहां से वहां खींच के ले आओ। देखो मैथमेटिक्स, बहुत बड़े मैथमेटिक्स के विद्वान बनते हो ना तुम फिजिक्स के, एस पे अगर डिपेंडेंट है, एस पे डिपेंडेंट है तो चलो ऐसे खींच के ले आओ, मैथमेटिकली तो उतना ही वर्क हुआ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो फिजिकली भी सोचनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि वर्क फ्रिक्शन फोर्स का, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डिस्प्लेसमेंट नहीं, पाथ डिपेंडेंट है। पाथ पे डिपेंडेंसी है, जितना लंबा पाथ होगा उतने लॉसेस होंगे। तो यहां पे फिर इसका इंटीग्रेशन लाना चाहिए। अच्छा, अब ये बातों से तो हमने बोल दिया, लेकिन एक बात बता दें आपको कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप जो है फिजिकली आप देख रहे हो कोई चीज ये होनी चाहिए तो मैथमेटिकली वो गलत हो जाए। नहीं, मैथमेटिक्स भी उस चीज को प्रूव करेगी, लेकिन मैथमेटिक्स के कई वेज होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। देखें, मैं आपको इसी से एल वैल्यू प्रूव करके दिखाता हूं। इंटीग्रेशन डीएस का एल कैसे होगा, इंटीग्रेशन एस की जगह। आपने ये भी तो पढ़ा है कि एलिमेंटल पार्ट पे डीएल और डीएस बराबर होते हैं, है ना? तो आप क्या करोगे, अब ये मामला वेक्टर का नहीं रह गया, ये स्केलर मामला रह गया, है ना? तो आप ये तो रख सकते हो ना, आप डीएस को डीएल के बराबर रख सकते हो, बिल्कुल अलाउड है। और सब मैथमेटिक्स इस समय पूरी स्केलर चल रही है, जो वेक्टर होना था हो चुका। अब ये एनर्जी आप निकाल दो, है ना? आप यहां पे डीएस की जगह डीएल रख दो और डीएल रख के इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाए। ये अब जो एक्सप्रेशन आ रहा है वर्क का, ये आ रहा है म्यू के एम जी इंटू एल। इसे याद कर लें, क्योंकि आगे जब वर्क आएगा ना इस तरीके का केस आएगा, मान लें हॉरिजॉन्टल सरफेस से बॉडी चल रही हो, तो आप सीधे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क इस फॉर्मूले से लिख दीजिएगा। आपको क्या जरूरत पड़ेगी, म्यू के की, एम जी की, और लेंथ कौन सा, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ देखिएगा, अगर स्ट्रेट दे रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर वो घूम के चल रहा है तो पूरा कर्व की लेंथ उसको रख के आप निकालिएगा। ये फॉर्मूला याद करो, निगेटिव वर्क होगा, इसे सीधे रखेंगे और केस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन वर्टिकल ट्रैक। अभी हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे पढ़ा, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब अगर मान लें वर्टिकल ट्रैक का मतलब है कि जैसे इंक्लाइंड प्लेन हो गया या कोई हिल हो गया, ऐसे जा रहे हैं, तो उस पर अगर एक बॉडी को खींच के ले जाए पुल करके, तो वो जो रगड़ पैदा होगी उससे जो वर्क होगा निगेटिव फ्रिक्शन का, उसको फाइंड करना। तो देखें, जैसे मान लें कोई एक सरफेस डिफाइन कर दिया, ऐसे वर्टिकल है ट्रैक, हिल है कोई ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, और इस पे ये बॉडी ऐसे खींच के ले जाई जा रही है। देखें, फर्क समझिएगा, ये वर्टिकल ट्रैक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक, तो अगर ऐसे खींच के इसे ले जा रहे हैं तो वर्क अगर डिफाइन करेंगे तो इसमें भी वर्क उसी तरीके से कि हमेशा ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, हमेशा ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अपोजिट बना रहेगा। तो होना वही है कि अगर हम एलिमेंटल वर्क निकालेंगे तो माइनस एफ के इंटू डी एस, और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो चलते हैं इसमें, आप देखो कि इंटीग्रेट करने में फर्क क्या आएगा पिछले और इसमें। देखें, अभी मैं बता देता हूं फर्क क्या आएगा। आप देखो, जब एफ के हम लोगों ने रखा म्यू के आर, इंटीग्रेशन है म्यू के आर, फिर आर क्या रखा, एम जी, अब फर्क आ जाएगा। अब आर एम जी नहीं होगा, अब एम जी कॉस थीटा, इंक्लाइंड सरफेस आ गया ना। और ये भी मैं बता दूं आपको, ये एक ऐसा ट्रैक है जिसपे थीटा फिक्स नहीं है, प्लेन सरफेस था, थीटा हर जगह सेम, स्लोप यहां नहीं, यहां देखो स्लोप में बदलाव हो रहा है, अभी ये घट रहा है फिर बढ़ने लगेगा, तो थीटा वेरिएबल हो गया। तो
तो अब इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अलर्टनेस होनी चाहिए, वो क्या होगी हम दिखाते हैं। तो उसके लिए एक इंतजाम कर रहे हैं, देखें आर को दिखा देते हैं हम आपको। आर ये mg cos थीटा के बराबर होगा, और अगर थीटा डिफाइन कर रहे हैं तो थीटा के लिए फिर यहाँ पे हमें स्लोप दिखाना पड़ेगा। एक ट्राइंगल डिफाइन कर रहे हैं छोटा सा, ये छोटा सा ट्राइंगल, ये बात दिखाया जा रहा है इसमें कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये इस ट्रैक पे, और ये जो dy और dx हैं ये इसके कंपोनेंट्स हैं। मान लो जैसे बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया बॉडी ने, तो इतना हॉरिजॉन्टली चली और इतना वर्टिकली। नहीं दिख रहा है साफ? साफ दिखाता हूँ, देखें जो तो ये जूम हुआ तो इसमें ये है, ये ds ये डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल, और इस इंस्टेंट पे ये है थीटा। तो यार जैसे जैसे बॉडी बढ़ेगी तो थीटा वैल्यू जो है ना ये बदलना होगा। ठीक, चले ये इंतजाम कर लिया हम लोगों ने। अब आगे उसी तरीके से वर्क के लिए कि ये एलिमेंटल वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ के इंटू डी एस। ठीक है, अब रख देते हैं इसमें वैल्यू, तो ये एफ के जो है म्यू के आर हो गया, डी एस अब आर रख रहे हैं, तो आर रखेंगे तो अब हमें एम जी कॉस थीटा रखना है। ठीक, अब इसे इंटीग्रेट जब करेंगे, ध्यान दें तो इंटीग्रेशन में ये जो कांस्टेंट है एज यूजुअल म्यू के एम जी, ये तो बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, पहले हम लोगों ने डी एस रोका था, अब कॉस थीटा भी रुका हुआ है। क्यों? कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं है, एंगल लगातार बदल रहा है, इसलिए आप बाहर नहीं निकाल सकते इसे। अब हुआ क्या कि अब इसे इंटीग्रेट करने में एक प्रॉब्लम यहाँ भी आई, वहाँ एक प्रॉब्लम आई थी कि डीएस का इंटीग्रेशन हम लोग एल लिखे थे, यहाँ एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई, यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये आ गई, वो ये है कि ये एस और थीटा अलग अलग वेरिएबल हैं। तो अलग अलग अगर वेरिएबल्स हैं तो ये इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि आप जानते हो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में सीखा है कि वेरिएबल्स जो हैं एक ही तरीके के होने चाहिए तभी हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे बदलते हैं। कैसे? यहाँ बहुत आसानी से हो जाएगा। आप ध्यान दो, ये डी एस कॉस थीटा है क्या? आप देखो ये डी एस है, और डी एक्स अगर आप लिखना चाहो कंपोनेंट तो क्या लिखोगे? डी एस कॉस थीटा ही तो लिखोगे। तो डी एस का ये कंपोनेंट डी एक्स जो है वो डी एस कॉस थीटा होगा। तो हम क्या करते हैं, डी एस कॉस थीटा को डी एक्स में बदल देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि एक ही वेरिएबल रह गया एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करके जब हमने ये लिखा माइनस म्यू के एम जी एक्स, तो एक नया फॉर्मूला क्रिएट होकर आया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्टिकल ट्रैक पे। अब जरा ध्यान दे, इसमें ये एक्स क्या है? ये एक्स ध्यान दीजिएगा, ये पाथ लेंथ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ये कंपोनेंट है। किसका? जैसे देखें ds का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dx, तो अगर ये पूरा ट्रैक ट्रेवल कर लिए तो ये जो भी पाथ ट्रेवल हो रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? टोटल x। dx इंटीग्रेशन मतलब टोटल x, तो dx ये है, तो dx का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये जुड़ते जुड़ते क्या बनेगा? पूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि ट्रैक पे जब बॉडी चलेगी ऐसे वर्टिकल ट्रैक पे, तो आप ये नहीं लोगे, पाथ लेंथ नहीं लोगे, आप ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं लोगे, इसमें आप क्या लोगे? इस पूरे पाथ का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो ये ट्रैक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब ये लेंथ, ये आप नाप लेना और इसको रख लेना। तो वर्टिकल ट्रैक में ध्यान दें, ये एक्स पे डिपेंडेंसी होती है। ये एक्स आया है सिर्फ इस कारण से क्योंकि आर जो है यहाँ पे एम जी कॉस थीटा हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसा भी, अब देखें होगा क्या कि कैसा भी ट्रैक हो किसी तरह शेप का, आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालना है तो म्यू के एम जी तो होगा ही होगा, आप सिर्फ ये ले लेना, ये कितना चला हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे तो ये वर्क आने लगेंगे फ्रिक्शन फोर्स के। मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, देखें, अच्छा क्वेश्चन है, देखें। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी ऑफ मास एम ऑन द कंप्लीट ट्रैक ए टू बी। एक ट्रैक दिखाया गया है, ये ए से बी, ये पूरा इतना, ये एक ट्रैक है, इसमें कुछ इंक्लाइंड है, कुछ हॉरिजॉन्टल पार्ट है, कुछ कर्व है, ऐसे सर्कुलर कर्व है ये। तो कह रहे हैं कि एक बॉडी को यहां से रिलीज किया गया और यहां से ये बॉडी चलते हुए यहां तक आ रही है, तो इस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालो, ये कह रहे हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालने में आप ध्यान दो, मोशन तो ऐसे हो रहा है, ये चीज ये दिखाई जा रही है, ये बॉडी ऐसे चली
वहां तक पहुंची। तो इस पूरे मोशन में अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, कैसे निकालें? फॉर्मूला, ये ट्रैक है ना, वर्टिकल ट्रैक है, ये ऐसे चलता चला जा रहा है। अब वर्टिकल ट्रैक में सिर्फ आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, क्या? माइनस म्यू के दिया हुआ है, mg लिख लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। रहेगी बात x की, तो x वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये ट्रैक में कैसे भी चल रही हो बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो होगा, यहां से लेके यहां तक। तो आप ये कैलकुलेट कर लो, हो ही जाएगा। इसमें आप देखो यहाँ पे कि अगर इस वैल्यू को आप निकालोगे, ये तो ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर होने से ये रेडियस r होने से ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, ये तो r, ये x वैल्यू रखने वाले हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये r हो गई। देखो ये फॉर्मूला आ रहा है ना, एफ के इज इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी इंटू एक्स। तो x वैल्यू यहाँ रखनी है हमें, ये चाहिए इसको सॉल्व करना है हमें। तो x वैल्यू में ये r होगा, और ये r तो दिया ही हुआ है, ये कितना होगा? ओके करेक्ट है। इसमें आप देखें यहाँ पे ये इस ट्राइंगल से r का कंपोनेंट आप ले लो, ये वाला, तो ये हो जाएगा r cos 53, और cos 53 आप जानते हो जाएगा ना कितना, 3/5। अब आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ लो, तो ऐड कर लेंगे सब, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 13/5r। ठीक है, अब ये इतना अगर वैल्यू आ गया तो आप देखो यहाँ पे, अब इसको रख दो यहाँ, सिंपल। तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ म्यू के, तो हाफ हो गया, और mg ऐसे ही रख दो, और x वैल्यू ये रख दिया, ये आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, कैसा भी ट्रैक हो, आपको हॉरिजॉन्टल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है बस, वर्टिकल ट्रैक और रख देना है ऐसे। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आएगा। वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग। अब एक नया फोर्स, हम लोगों ने कुछ फोर्सेस का वर्क पढ़ लिया सब, उसमें आप देखो mg का पढ़ा आज, और किसका पढ़ा हम लोगों ने, r फोर्स का, t फोर्स का, फिर फ्रिक्शन में स्टैटिक भी, काइनेटिक में, काइनेटिक के 2 प्रकार के केसेस, इतना पढ़ लिया। ठीक है, 1 बाय 1 अब कवर करते जा रहे हैं हम लोग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। सिस्टम में अक्सर स्प्रिंग जोड़ देता है एग्जामिनर, तो स्प्रिंग अगर जोड़ दिया तो स्प्रिंग का अपना बिहेवियर होता है, तो उसका जो इलास्टिक फोर्स होता है कब आता है वो, स्प्रिंग को जब आप देखो, स्प्रिंग अगर नॉर्मल कंडीशन में है, अनस्ट्रेस्ड या अनकंप्रेस्ड मीन पोजीशन, तो उसमें कोई अंदर कोई फोर्स नहीं डेवलप होता है। लेकिन क्या होगा कि स्प्रिंग का एक बिहेवियर, अगर आप उसे खींचोगे तो लौटने की टेंडेंसी होगी मीन पे, अगर उसे कंप्रेस करोगे तब भी मीन पे लौटने की टेंडेंसी होगी। तो मान ले इतना स्प्रिंग है, और अगर आप इसे खींचते हैं ऐसे, तो इलास्टिक फोर्स किधर, इस तरफ मीन पे लाएगा, और अगर आप इसे कंप्रेस करते हो तो इलास्टिक फोर्स इस तरफ, फिर मीन पे लाएगा। तो वो हमेशा जो है, जो फोर्स इलास्टिक फोर्स लगता है, वो आप ध्यान दो, तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो एक्सटर्नल बॉडी, तो हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट का विरोध करेगा, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा मीन पे खुद रहना चाहती है। अब आप मान लें जैसे उसे खींच के ऐसे लाते हैं तो इधर लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स इधर, टी फोर्स स्प्रिंग का। ऐसे ही आप इससे कंप्रेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, इधर लगने लगेगा, है ना, विरोधी है डिस्प्लेसमेंट का। तो हमेशा क्या करेगा वो, आप देखोगे जब उससे वर्क करवाओगे तो निगेटिव वर्क करेगा, मतलब इस केस में। लेकिन एक केस में पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है। कैसे, आप क्या करो, ये मीन पोजीशन है, आप इसे जब तक खींचते रहोगे तब तक टी फोर्स इस मोशन को अपोज करेगा, लेकिन अब आप इसे खींच के छोड़ दो, आप हट जाओ, आप हट जाओ तो क्या करेगा, अब स्प्रिंग कहाँ आएगी, वापस आएगी, और टी फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है। तो ऐसे केस में जब उसको ही आप दे देते हो, स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करके उसे ही काम करने को दे देते हो, तो फिर पॉजिटिव वर्क करता है। क्या, वो वापस उसे मीन पे ले आएगा पॉजिटिव वर्क करते हुए। मतलब ये हुआ कि इलास्टिक फोर्स जो है वो दोनों प्रकार का वर्क कर सकता है। हम चलते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं, और उसे कैलकुलेट करने में एक सावधानी बरतनी है। क्या है, देखें, ये स्प्रिंग है, इस पे एक बॉडी लगी हुई है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे खींचा जा रहा है। तो देखें हो क्या रहा है, अभी ये मीन पोजीशन का मतलब है ये अनस्ट्रेस्ड है स्प्रिंग, तो कोई इलास्टिक फोर्स नहीं है। लेकिन इस पे आप देखो फोर्स लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लंबाई इसकी बढ़ा रहे हैं स्प्रिंग की। ये देखो क्या हो रहा है,
अब ध्यान दो, यहां पे टी फोर्स आ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो जैसे ही स्ट्रेच करोगे टी फोर्स आ जाएगा और ये देखें डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों अपोजिट हैं। तो अगर इसका वर्क आप निकालोगे तो साइन आप बताओ पहले, तो माइनस होगा। अच्छा, अब माइनस होगा, फिर वर्क निकालने में एक चीज ये ध्यान रखनी, क्या हम वर्क को सीधे लिखते हैं टी एस इंटू एक्स, माइनस टी एस इंटू एक्स? नहीं, ऐसा है, उसका रीजन है, जानते हैं जब आप वर्क जो है सीधे एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हो, तो उसमें जानते हैं एक काम आप मान चुके हैं, उसमें वो फोर्स को आप कांस्टेंट मान चुके हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स होता है पूरे मोशन के दौरान, जो अगर फोर्स कांस्टेंट है तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो एफ हमेशा कांस्टेंट हर वक्त, तो आप लिख दो एफ इंटू डी। लेकिन अगर मान लें फोर्स ऐसा हो जो वेरी कर रहा हो, जैसे मान लें मोशन हो रहा है, एक तरीका ये मोशन, एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, बॉडी चलती चली जा रही है, एफ हमेशा है, एफ आप ले लो और जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वर्क निकाल लो। लेकिन आप सोचो कि मोशन के दौरान एफ वैल्यू बदल रही हो, बढ़ रही हो या घट रही हो लगातार, तो क्या आप एफ इंटू डी कर दोगे? क्या कैसे कर पाओगे? कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डी इतना है और इस मोशन के दौरान कभी एफ ज्यादा हो गया, कभी एफ कम हो गया, कभी बहुत ज्यादा हो गया, तो कौन सा एफ? पूरे डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालने के लिए कौन सा एफ लोगे? आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि एफ वेरिएबल है। एफ कांस्टेंट होता हर वक्त तब तो आप ले लेते हैं, लेकिन एफ अगर वेरिएबल, अभी 2 न्यूटन है, फिर 3 हो गया, फिर एकदम से 1 हो गया, फिर 5 न्यूटन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो 20 मीटर है, आप क्या लोगे? 5 ले लोगे या 2 ले लोगे? नहीं ना। तो जब वेरिएबल फोर्स होता है तो क्या करते हैं, फिर तरीका होता है कि एक एलिमेंटल वर्क निकालो, क्या इतने से डिस्प्लेसमेंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका वर्क, फिर इस वाले पार्ट पे डिस्प्लेसमेंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका वर्क, और फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। मतलब सिंपल, फोर्स का फंक्शन लिख के, वर्क का फंक्शन लिख के उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये मैं क्यों इतना कह रहा हूं, क्योंकि ये फोर्स ऐसा आया है इस बार, अभी तक नहीं था। अभी तक टी फोर्स, एम जी फोर्स, आर फोर्स जो भी कर रहे थे वो सब कांस्टेंट था, है ना। फ्रिक्शन फोर्स भी अपना कांस्टेंट लग रहा था, है ना। अब ऐसा फोर्स आया है जो वेरिएबल है। कैसे? ध्यान करो, ये टी एस फोर्स का फंक्शन क्या होता है? एक्स का, है ना। टी इक्वल टू के एक्स याद होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के और एक्स पर जैसे जैसे एक्स वैल्यू बदलती है, बढ़ती है, वैसे वैसे टी फोर्स बढ़ता है। तो ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल फोर्स को निकालने में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एलिमेंटल वर्क लिखते हुए। तो देखें, इसीलिए यहाँ पे ये किया जा रहा है जिससे एक्सप्रेशन जो आ जाए ना वर्क का, वो याद कर लें आप, तो इजी हो जाएगा आगे आपके लिए। तो इसमें ये होगा कि ये देखें एलिमेंटल वर्क लिखा गया स्प्रिंग का, यस, स्प्रिंग का फोर्स वर्क, ये स्प्रिंग वाला फोर्स है टी फोर्स, माइनस टी एस इंटू टी एक्स, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसे इंटीग्रेट करो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने में टीएस का फंक्शन रखेंगे, तो टीएस क्या होता है? टीएस इज के इंटू एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो इसे रख दें यहाँ पे। तो ये रखेंगे तो आप देखो ये के इंटू एक्स टी एक्स हो गया, और लिमिट, अब एक्स आ गया ना, तो एक्स की लिमिट लगनी पड़ेगी। तो कहां से कहां तक? मीन से एक्स तक, तो मीन 0 हो गया, तो 0 से x तक का, तो ये लिमिट रखा। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन है। k बाहर होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट यही चल रही है 0 से x, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आना है, तो एक्सप्रेशन ये आना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत यूजफुल, अक्सर यूज होता रहेगा कहीं कई जगह पे। तो ये स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है वो -12 kx²। ये चाहे आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करें चाहे कंप्रेस करें, अगर आप इसे मीन से इधर कंप्रेस करेंगे तब भी इतना ही आएगा और माइनस आएगा, क्योंकि जब आप कंप्रेस करोगे तो टी इधर होगा और एक्स इस तरफ, फिर माइनस आएगा, ये याद कर लें। ठीक है, ये वर्क हो गया। अच्छा, क्या वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है? हो सकता है, दिखाते हैं हम आपको कैसे। एक्सटेंडेड स्प्रिंग इज रिलीज्ड, अगर मान लें अब सिचुएशन यह है कि इस स्प्रिंग को यहां तक स्ट्रेच करके लाए थे, स्प्रिंग का वर्क निगेटिव हुआ, अब क्या किए, यहां पे आके इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ देंगे तो होगा क्या, देखें होगा कि नहीं, वापस मीन पे जाएगी स्प्रिंग। अब ये मीन पे जा रही, कौन ले जा रहा है इसे? टीएस। तो टीएस अगर मीन पे इसे ले जा रहा है तो वर्क कर रहा है इस समय, और पॉजिटिव वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो आप देखो हुआ क्या, यहां पे कैसे पता चला कि टीएस और डिस्प्लेसमेंट इस बार एक ही दिशा के। तो इस बार भी वर्क जब आप निकालोगे
तो वर्क जो है बस फर्क ही आएगा, पॉजिटिव कर लेना, बाकी एक्सप्रेशन वही आएगा इंटीग्रेट करने पे। तो ये पॉजिटिव करके यहाँ पे जब आप इसे रख के इंटीग्रेट करेंगे तो ये वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसे याद कर लें। ठीक है, ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो रही है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, ये मतलब ये कंप्रेस हो रही है। आप एक्सटेंड किए थे, रिलीज कर दिया, मीन पे आ रही है। ठीक, ये प्लस। जब एक्सटर्नल फोर्स आप हटा दोगे तब ये पॉजिटिव वर्क करना शुरू करेगा। एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो ये निगेटिव वर्क करेगा। जैसे वो फ्रिक्शन नहीं होता है, या अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो वो अपोज करने लगता है ना, और जिस पे नहीं लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स पे सपोर्ट कर जाता है, वैसे ही है ये। टू फाइंड वर्क डन ऑफ अ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखें यहां पे, अब ये बात शुरू हो गई कि फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो क्या होगा। तो मान लें इस बात को हम जनरलाइज करते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फोर्स था जो वेरिएबल था, स्प्रिंग वाला, मान लें जनरलाइज कर दें। तो ऐसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट हो तो उसका वर्क इन जनरल कैसे निकालेंगे। तो वो यही तरीका है यहाँ पे बताने का कि देखिए, जैसे फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एस हो, कोई कांस्टेंट नहीं है, एज ए फंक्शन ऑफ एस, तो क्या करोगे आप वर्क के लिए यही तो करोगे, उस फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, है ना। ये इंटीग्रेट करने से ये वर्क आ जाएगा, और लिमिट होगी कहां से कहां तक देगा एग्जामिनर, किस पोजीशन से किस पोजीशन के बीच में वर्क आपको निकालना है। तो S1 S2 रख देंगे, आ जाएगा। तो इन जनरल आप ऐसे कर सकते हो। कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे सकता है एग्जामिनर कि फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। देख रहे हैं, ये F एज ए फंक्शन ऑफ S दे दिया ऑन अ बॉडी फॉर डिस्प्लेसमेंट 0 to 2 मीटर। तो कोई भी फंक्शन दे दिया ऐसे S का, और आपसे वर्क पूछ रहे हैं, लिमिट दे रखे हैं, तो आप फाइंड कर लो इजिली इंटीग्रेट करके, क्या दिक्कत है, ये तो सीखा ही है आपने इंटीग्रेशन। तो ये फंक्शन है एफ डी एस, इंटीग्रेशन आपको करना है, एफ का फंक्शन आप रख दो, है ना, और 0 से 2 ये दिया हुआ है लिमिट, आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये s³ होगा, ये s²/2। तो ये कैसे आ गया, s³/3 होने से 3 3 कैंसिल, और s²/2 होने से 2 2 कैंसिल, ये आ गया, और 0 से 2 इसमें लिमिट लगा दी 12। एससी में क्वेश्चन देखें, आया हुआ है कि अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg and displaces it from 0 to 5, वर्क डन इन जूल्स इज। बिल्कुल जो अभी दिखाया एग्जांपल वैसा ही क्वेश्चन है ये, बस लिमिट यहां से 0 से 5 हो गई। फंक्शन ये है, इंटीग्रेट कर दो आप, क्या आ जाएगा, ये है फंक्शन, आप इसे इंटीग्रेट कर दें, लिमिट 0 से 5, तो ये सिंपल है, ये 7x हो जाएगा, ये 2x² 2, 3x³ 3, ये देखो लिमिट 0 से 5, और आप रख दोगे इसे वैल्यू, तो हाँ ये 2 2 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, ये हो गया। फिर आप 0 से 5 रख दो, तो 5 रखो 0 पे तो 0 हो जाना है, तो 7 × 5 - 5 स्क्वायर एंड प्लस 5 क्यूब, कैलकुलेट कर 135 क्यूब। ठीक, जेई मेन में क्वेश्चन आया था 2014 में। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude this. ये x + bx² x का फंक्शन है, where a and b are constants। ठीक है, the work done in stretching the unstretched rubber band by L is, तो L लेंथ एक्सटेंड करने का मतलब क्या, ये लिमिट दिया हुआ है कहां से कहां तक, वर्क का, वो 0 से L तक। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, 0 से L तक आ जाएगा। ऐसे ही बता सकते हैं आंसर देख के, ax² 2, L लग दें तो al² 2, और b x³ 3, b l³ 3, इसमें आ जाओ, ये है फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कर दें।
बस ये फंक्शन रख के इसे इंटीग्रेट कर देना 0 से l, ठीक। तो a x स्क्वायर बाई 2 b x क्यूब बाई 3 0 से l रखते हैं, आ जाओ, ठीक। x की जगह l रख दिया आगे, ठीक। इजी होते हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो जहां कैलकुलस इन्वॉल्व हुई वहां ग्राफ अपने आप आया। क्यों? कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, रिकॉल कराएं आपको, डिफरेंशिएशन ग्राफ का स्लोप, इंटीग्रेशन ग्राफ का एरिया। मतलब जो केस हम कैलकुलस से सॉल्व कर सकते हैं उसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर मान लें अभी आपको दिख रहा था कि f एज ए फंक्शन ऑफ s दिया हो तो उसके इंटीग्रेशन से आप वर्क निकाल सकते हो। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट भी फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है ग्राफ भी हो सकता है उसका। तो अगर मान लें f और s ग्राफ कहीं पे अवेलेबल हो, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट बेस्ड ग्राफ, तो उसकी कौन सी क्वांटिटी वर्क दे देगी? एरिया, यस, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एरिया। तो ग्राफ, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकते, ग्राफ एरिया, एरिया फाइंड करके आप वर्क फाइंड कर सकते हो। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हैं इसके, आते हैं। तो आप देखो यहाँ पे f एज ए फंक्शन ऑफ s है, तो वर्क जो है आपने इंटीग्रेशन से फाइंड किया, s1 से s2 लिमिट दी हुई है, तो ये बेसिकली है क्या? एरिया ऑफ fs ग्राफ, है ना। यही तो है, दिखा देते हैं ग्राफिकली। मान ले f और s फंक्शन का कोई ग्राफ दिया हो, f एज ए फंक्शन ऑफ s, तो s1 से s2 तक का एरिया, उसमें वर्क आ जाएगा। तो वो लिमिट हो गई ना s1 से s2, ये s1 और s2, ये एरिया जो है अगर आप फाइंड कर लोगे तो ये एरिया कुछ और नहीं है, आपको वर्क दे देगा। जहां से वो लिमिट तो डिफाइन कर ही देंगे, वर्क निकाल लो। तो चलते हैं इसमें क्वेश्चन देखें। ये द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग यूनिडायरेक्शनली, मतलब एक दिशा में चल रही है बॉडी, इज शोन इन द फिगर, है ना। फाइंड वर्क डन इन 5 मीटर ऑफ मोशन। अब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, कह रहे हैं 5 मीटर मोशन में वर्क आप फाइंड करो। तो कुछ नहीं, 0 से लेके 5 तक का एरिया आप फाइंड कर लो, यहाँ पे वही वर्क हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, आप देखो इजिली। आप देखो ये एरिया, ये भी लेना है कंसिडरेशन में और इतना भी लेना है। तो 0 से 5 तक का वर्क निकालना है, तो एरिया आप सम कर दो। ध्यान रखना साइन, ये पॉजिटिव वर्क होगा, यहाँ निगेटिव वर्क है और ये फिर पॉजिटिव वर्क है। तो ये एरिया माइनस ये और प्लस ये, बस आ जाएगा आंसर। इजी है कि नहीं, है? तो एरिया तो निकाल लेते हैं। इसमें ये क्या आ रहा है, देखें कैसे आ रहा है। ये देखो, ये क्या है, ये 2 into 4 पॉजिटिव। फिर आप देखो माइनस वाला, ये 4 - 2 = 2 बेस, है ना, इंटू 2 हाइट, है ना। ये वाला एरिया माइनस क्यों? निगेटिव है ग्राफ। और ये वाला हिस्सा क्या है? ये 5 - 4 बेस हो गया और इंटू 2 पॉजिटिव। तो ये आप फाइंड कर लो, ये 6 जूल, सिंपल। एपीएमडी का क्वेश्चन है, देखें एरिया, सिंपल। अ फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन फिगर। फोर्स और डिस्टेंस मतलब वही डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ऐसे। द वर्क डन, देखो ऐसा है ना, स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब क्या हो गया? अगर डिस्टेंस भी बोलना है तो डिस्प्लेसमेंट ही तो हो गया, एक ही दिशा में चलने का मतलब है, ठीक है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज। अब ये ग्राफ है, इसमें 12 मीटर तक का आपको एरिया निकालना है। तो लेकिन ध्यान से देखिएगा, ग्राफ इतना है ही नहीं ग्राफ। ये डॉटेड होने का मतलब है यहाँ पे वर्क नहीं है, फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ये मत एरिया निकाल लीजिएगा। ये डॉटेड है, सिर्फ ये और ये। तो 0 से इतने में इतना एरिया आ रहा है, ये एरिया 0 है, तो ये आप निकाल लो बस। एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये क्या हुआ, ये देखें, ये 7 - 3 बेस हो गया और हाइट 2 हो गया, ये हो गया। और ये चूंकि ट्राइंगल है इसलिए हाफ, 12 - 7 बेस और हाइट 2। इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आते हैं, आराम से कर सकते हो। ध्यान रखना है कि इस फंक्शन का कौन सी क्वांटिटी वर्क देगी। जनरली आप याद कर लो कि जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो एरिया देती हैं, और जब डिवाइड हो रही होती हैं तो स्लोप देती हैं।
तो जो फॉर्मूला डिवीजन से आ रहा हो कोई क्वांटिटी, वो जनरली स्लोप से आएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा हो, दो क्वांटिटी होंगी ना, एक y पे और एक x पे, तो अगर उनके मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वांटिटी बन रही है तो एरिया से आएगी, और अगर उनके डिवीजन से बन रही है ना, dy बाई dx डिवीजन, तो वो स्लोप बनेगा।